हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। बमों को मूल रूप से पहाड़ पर रखा गया था, इसलिए उन्हें लाना सुविधाजनक था। हाल ही में मो परिवार के भाइयों ने बहुत मेहनत की थी और भले ही उन्होंने हजारों बम बना लिए थे, लेकिन उनकी नज़रों में ये चीज़ें इतनी कीमती थीं कि वे सैनिकों को इनका अभ्यास के लिए वैसे ही इस्तेमाल नहीं करने देते थे जैसे वे रिपीटिंग क्रॉसबो स्वचालित धनुष का इस्तेमाल करते थे। इसके बावजूद मोजियुए ने सभी को सीखने के लिए 50 बम निकालने का निर्णय लिया। बमों का उपयोग करना और भी सरल था। बस लक्ष्य साधने, बत्ती फ्यूज जलाने और उसे फेंकने की ज़रूरत थी। सैनिक इसे एक नज़र में ही समझ गए। पहाड़ पर उनका प्रशिक्षण समय कम था और देखते ही देखते 6 दिन बीत गए। मोजियुए ने सैनिकों को विशिष्ट परिस्थितियों के बारे में स्पष्ट रूप से समझाया। उन्हें यून सिटी के बाहर उन स्थानों पर घात लगाकर बैठना था जिन्हें उन्होंने पहले से चुन रखा था। उस रात मोजियुए ने खुद सारी व्यवस्था की। उन्होंने किसी भी अप्रत्याशित संकट से निपटने के लिए तीसरे बड़े भाई के नेतृत्व में 100 सैनिकों को मो परिवार के निवास के चारों ओर छिपा दिया। मोजियुए और उनके अन्य भाई बाकी सभी को लेकर यून सिटी के बाहरी इलाकों में घात लगाकर बैठने के लिए निकल पड़े। घात लगाने के स्थानों को मो परिवार के भाइयों ने मिलकर चुना था। राजधानी से यून सिटी तक जाने का यही एकमात्र रास्ता था। रास्ते के दोनों ओर ऊंचे नीचे पहाड़ थे जो सैनिकों को छिपाने के लिए बहुत उपयुक्त थे। इतना ही नहीं, यहाँ से रास्ते का नज़ारा भी बहुत साफ दिखता था। मो परिवार के भाई अलग अलग स्थानों पर बढ़ गए और सैनिकों को अंधेरे स्थानों में छिपा दिया। उनका अनुमान था कि रानी के लोगों को यहाँ पहुँचने में अधिक से अधिक 3 दिन लगेंगे। जब मोजियुए बाहर आए तो वे जानबूझकर अपनी पत्नी के स्पेस से एक मिनी टेलीस्कोप दूरबीन लेकर आए थे। इसके अलावा वे अपने साथ लिटिल वाइट को भी लाए थे। उन्होंने पाया कि लिटिल वाइट वास्तव में उनकी बातों को समझ सकता था। इस समय लिटिल वाइट निश्चित रूप से उत्कृष्ट सेवा देने में सक्षम होगा। घात लगाकर बैठने के बाद मोजियुए ने लिटिल वाइट को पास बुलाया। लिटिल वाइट, राजधानी की दिशा में उड़ो और 100 लीग के दायरे में ही रहना। अगर तुम्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति मिले तो मुझे सूचित करने के लिए तुरंत वापस आ जाना। कुकू, लिटिल वाइट ने यह दिखाने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए कि वह उनके आदेश को समझ गया है। फिर वह ऊंचे आसमान में उड़ गया और राजधानी की ओर चल दिया। वे 3 दिनों तक घात लगाकर बैठे रहे, लेकिन न तो उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति मिला और न ही लिटिल वाइट कोई खबर लेकर आया। दूसरे भाई थोड़े बेचैन होने लगे। उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और भारी स्वर में बोले, हमारे अनुमान के अनुसार समय अब पूरे 1 दिन से ऊपर निकल चुका है। इस तरह इंतजार करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? बड़े भाई ने पूछा। मैं राजधानी की ओर जाकर थोड़ा टोही स्काउटिंग करने की योजना बना रहा हूँ, दूसरे भाई ने मोजियुए की ओर देखते हुए जवाब दिया। 9वें छोटे भाई, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन क्या तुम एक पक्षी पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हो? वह आध्यात्मिक हो सकता है, पत्र पहुंचाने के लायक हो सकता है, लेकिन जानकारी जुटाने जैसे इतने बड़े काम के लिए उस पर भरोसा करना, क्या तुम वाकई निश्चिंत हो? क्या होगा अगर लिटिल वाइट ये सब न समझ पाया हो और बस कुछ दिनों के लिए खेलने निकल गया हो? हमारे यहाँ घात लगाकर बैठने का क्या फ़ायदा अगर हमें दुश्मन के आने की पहले से खबर न मिले? अगर वे लोग अचानक सामने आ गए और हम तैयार न हुए तो क्या यह एक बड़ा नुकसान नहीं होगा? हालांकि दूसरे भाई आमतौर पर थोड़े गुस्सैल थे, लेकिन इस समय सभी भाइयों को उनकी बात सही लगी। जानकारी जुटाने का काम एक पक्षी को सौंपना किसी भी तरह से विश्वसनीय नहीं लग रहा था। इस क्षण मोजियुए के मन में भी आत्मविश्वास की कमी होने लगी थी। लिटिल वाइट समझने में बहुत तेज था, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई खबर न मिलने पर क्या वह रास्ते में किसी खतरे में तो नहीं पड़ गया जिससे वह कोई संदेश भेजने में असमर्थ हो गया? उन्होंने पहले कभी लिटिल वाइट पर संदेह नहीं किया था, वे बस इस बात से चिंतित थे कि उसे कुछ हो न गया हो। ऐसी स्थिति में मैं खुद जाकर तो ही करूंगा। तुम नहीं जा सकते। बड़े स्तर पर निगरानी के लिए हमें यहाँ 9वें छोटे भाई की ज़रूरत है। हम भाइयों में से मेरी किंगडोंग तेज चलने की कला सबसे अच्छी है, इसलिए टोही का काम मुझ पर छोड़ देना चाहिए, मो चौहान ने अपना सीना फुलाकर कहा और आगे आए। मोजियुए का भी उन्हें मजबूर करने का कोई इरादा नहीं था। 9 भाइयों में से 8वें भाई की किंगडोंग वास्तव में सबसे अच्छी थी और वे जानकारी जुटाने के लिए सबसे उपयुक्त थे। चूंकि ऐसा है तो मैं 8वें भाई को ये यात्रा करने का कष्ट देता हूँ। आपको भी बस सौली के भीतर की परिस्थितियों की जांच करनी है। चाहे आपको कोई जानकारी मिले या न मिले, आपको सूर्यास्त तक यहाँ वापस लौट आना होगा। ठीक है, मैं तुरंत निकलता हूँ। मोचुहान अभी मुड़े ही थे कि मोजियुए को एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। सिर उठाकर आसमान की ओर देखा तो वह लिटिल वाइट ही था। पर अब लिटिल वाइट की उड़ने की गति पहले से बहुत धीमी थी, जैसे उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई हो। मोजियुए अभी हैरानी में सोच ही रहे थे कि लिटिल वाइट ने हवा में अपना संतुलन खो दिया और उसका छोटा शरीर आसमान से नीचे गिरने लगा।
मो जियुए ने तुरंत अपनी चीख प्रवाहित की और ऊपर की ओर छलांग लगाई, और इससे पहले कि लिटिल वाइट जमीन से टकराता, उन्होंने उसे सावधानी से थाम लिया। नौवे छोटे भाई, क्या लिटिल वाइट घायल है? इस समय मो चुहान भी नहीं गए, क्योंकि सभी भाई स्थिति देखने के लिए वहां जमा हो गए थे। मो जियुए ने लिटिल वाइट को अपनी दोनों हथेलियों में थाम लिया। उन्हें अपनी हथेली पर गीलापन महसूस हुआ। अभी लिटिल वाइट बहुत कमज़ोर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी कमज़ोर आवाज़ में चहचहाने की कोशिश की और जोर लगाकर अपना सिर राजधानी की दिशा में किया। लिटिल वाइट के मालिक होने के नाते मो जियुए समझ सकते थे कि वह क्या व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। लिटिल वाइट उन्हें बता रहा था कि उसने वहां कुछ गलत होते देखा है। दूसरे शब्दों में, संदिग्ध लोग दिखाई दिए थे। लिटिल वाइट ने हमारे लक्ष्य को ढूंढ लिया है, और वह बहुत आज्ञाकारी है। मैंने उसे सौली के भीतर खोजने के लिए कहा था, इसलिए वह निश्चित रूप से उस सीमा से बाहर नहीं गया होगा। इसलिए मैं पुष्टि कर सकता हूं कि वे लोग हमसे सौली से भी कम दूरी पर होंगे। अपने भाइयों को लिटिल वाइट द्वारा लाई गई जानकारी समझाते हुए मो जियुए ने उसकी स्थिति की जांच करने के लिए उसके शरीर को पलटा। निश्चित रूप से लिटिल वाइट के पेट पर एक घाव था जहां वह उनकी हथेली को छू रहा था। ताज़ा खून ने उसके बर्फीले सफ़ेद पंखों को लाल कर दिया था। किसी भी जनहानि को रोकने के लिए केज़िरान ने उनके लिए पर्याप्त दवा तैयार की थी। मो जियुए ने लिटिल वाइट के शरीर को हल्के से दबाया। लिटिल वाइट ने दर्द की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने पुष्टि कर ली कि लिटिल वाइट के पेट पर केवल वही एक चोट थी। इसके अलावा घाव को देखकर ऐसा लगा जैसे वह एक खरोंच थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि खतरे से बचने के लिए लिटिल वाइट घबराहट में रास्ते से हट गया होगा और उसका शरीर किसी सख्त चीज से टकरा गया होगा। चोट के कारण अत्यधिक खून बहने से उसकी हालत इतनी कमज़ोर हो गई थी। हालांकि लिटिल वाइट के साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन उनके पास एक इंसान की तरह लिटिल वाइट से संवाद करने का कोई साधन नहीं था। वे उससे यह नहीं पूछ सकते थे कि उसे यह चोट कैसे लगी। उन्होंने आयोडीन में भीगी हुई रुई ली और लिटिल वाइट के घाव को साफ किया, फिर उस पर सूजन रोधी एंटी इन्फ्लेमेटरी पाउडर छिड़का और पट्टी बांध दी। अभी लिटिल वाइट बेहोश नहीं हुआ था। मो जियुए ने उसे थोड़ा पानी और खाना खिलाया और फिर गंभीर स्वर में मो चुहान से बोले, आठवें भाई, चूंकि लिटिल वाइट सटीक खबर लेकर आया है, इसलिए हमें विशिष्ट परिस्थितियों की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। इसलिए आपको अभी भी एक यात्रा करनी होगी। बोलते हुए मो जियुए ने आसमान की ओर देखा। अभी दोपहर का समय समाप्त होने वाला है। अगर मेरा अनुमान सही है तो इस समय सड़क पर कई यात्री होंगे, इसलिए उनके जैसा एक विशिष्ट समूह कार्रवाई करने से पहले रात होने का इंतजार करने के लिए कहीं छिप जाएगा। इसलिए जब आप इस बार तो ही करने जाएं, तो एक साधारण यात्री का वेश धर लें। इस तरह किसी को संदेह होने की संभावना कम होगी। इतना कहकर मो जियुए मुड़े और उस झोले को खंगाला जिससे उन्होंने लिटिल वाइट के लिए दवा निकाली थी। उन्होंने एक नकली दाढ़ी निकाली और उसे मो चुहान के चेहरे पर लगा दिया। फिर पिछली बार की तरह केज़िरान की नकल करते हुए उन्होंने आठवें भाई की बाहों को घना कर दिया। इस वेशभूषा में उनका अपना परिवार भी बारीकी से देखे बिना उन्हें नहीं पहचान पाता। मो चुहान चले गए और मो परिवार के भाई भी यहाँ पूरी तरह सतर्क हो गए और उनके खबर लेकर लौटने का इंतजार करने लगे। सबकी उत्सुकता और बेचैनी के बीच जैसे ही आसमान में अंधेरा छाया, मो चुहान आखिरकार तेजी से वापस लौट आए। उनकी वेशभूषा को देखकर लग रहा था कि वे अभी भी अपने असली रूप में थे, जिससे ये स्पष्ट था कि उनकी किसी से लड़ाई नहीं हुई थी। मो चुहान जल्दी से भाइयों के पास पहुंचे। वे लोग वाकई हमसे ज्यादा दूर नहीं हैं, यहाँ से केवल 80 लीग की दूरी पर छिपे हुए हैं। मैंने उनके आगे बढ़ने का इंतजार किया और फिर खबर देने के लिए यहाँ भागा चला आया। अनुमान है कि उन्हें यहाँ पहुँचने में 2 टाइम पीरियड लगभग 4 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। साथ ही उनकी वेशभूषा वैसी नहीं है जैसी हमने कल्पना की थी, काले कपड़े और नकाब, बल्कि उन्होंने साधारण ग्रामीणों का वेश धारण किया है और वे कई अलग अलग जगहों पर छिपे हुए हैं। अगर मैंने यह न देखा होता कि उनका शरीर गठीला और शक्तिशाली है और वे साधारण ग्रामीणों की तरह कमज़ोर नहीं हैं, तो मैं वाकई उनके झांसे में आ गया होता। मो जियुए अपने अधीनस्थों की ओर मुड़े और आदेश दिया, हर कोई अपनी स्थिति संभाल ले और दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। उनके शब्द गिरते ही मो परिवार के भाइयों ने अपनी अपनी टीमों को लिया और पूर्व योजना के अनुसार घात लगाकर बैठ गए। मो जियुए सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े हो गए और नाइट विजन दूरबीन का उपयोग करके दूर की स्थिति की जांच करने लगे। 2 घंटे बाद आधिकारिक सड़क पर लोगों का एक समूह वास्तव में दिखाई दिया, जिनकी संख्या कम से कम 200 होने का अनुमान था। रानी द्वारा भेजे गए ये हत्यारे सभी शीर्ष स्तर के उस्ताद थे, इसलिए उनकी सुनने की क्षमता स्वाभाविक रूप से खराब नहीं थी। मो परिवार के भाई अपने सैनिकों के साथ अलग अलग छिपे हुए थे। मो जियुए उन्हें चेतावनी देने के लिए जोर से चिल्ला नहीं सकते थे। उन्होंने पहले से तैयार किए गए सिग्नल फ्लेयर्स संकेत मशाल निकाले, और जब वे लोग उनसे लगभग 2 ली की दूरी पर थे तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। संकेत मशाल छोड़े जाने के बाद उसका आकार बहुत ही विशेष था।
उसमें कोई आवाज नहीं थी, केवल प्रकाश की एक पतली किरण थी जो रात के आकाश में टूटते तारे उल्का की तरह लग रही थी। यदि आपको पता न हो तो आप वाकई इसे एक टूटता तारा ही समझेंगे। प्राचीन काल में यह एक बहुत ही सामान्य प्राकृतिक घटना थी, इसलिए उन लोगों को कोई संदेह नहीं हुआ। निश्चित रूप से हत्यारों के नेता ने तेजी से गायब होती उस रोशनी की किरण पर बस एक नज़र डाली और फिर लोगों को आगे बढ़ने का इशारा किया। सब लोग तेज चलो, हमें आधी रात से पहले शीलिंग गांव पहुंचना है। इतना कहते ही उसने किंगगोंग तेज चलने की कला का उपयोग करते हुए नेतृत्व संभाला और गति को चरम तक बढ़ा दिया। हत्यारे भी उसी गति से उसके पीछे पीछे चलने लगे। जल्द ही हत्यारे मो परिवार के भाइयों द्वारा बिछाए गए घेरे में आ गए। मो परिवार के भाई और उनके अधीनस्थ युद्ध के मैदान के अनुभवी लोग थे और दुश्मनों को घात लगाकर पकड़ने में माहिर थे। आज केवल एक ही अंतर था, दुश्मन के पास आंतरिक शक्ति, इंटरनल एनर्जी और युद्ध कला का ज्ञान था। वे युद्ध के मैदान के उन सैनिकों की तरह नहीं थे जो केवल हाथ पैर चलाना जानते थे। पर अगर उनके पास आंतरिक युद्ध कला है भी तो क्या, उन्हें वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं मिलने वाला था। मो परिवार के भाइयों ने अपनी अपनी टुकड़ियों को कार्रवाई का आदेश दिया। रात के आकाश में अनगिनत तीर उड़ने लगे और उन हत्यारों की ओर बरसने लगे। हत्यारों के नेता ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। कुछ गड़बड़ महसूस होते ही उसने जोर से चिल्लाकर चेतावनी दी, ये घात है, सावधान रहो। हालांकि उसकी आवाज़ उन स्वचालित धनुषों कंटिन्यूअस क्रॉसबोज जितनी तेज नहीं थी। जैसे ही उसके शब्द पूरे हुए उसे एक के बाद एक लोगों के गिरने की आवाज़ सुनाई देने लगी। दोबारा चेतावनी देने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तीरों का दूसरा जत्था पहले ही उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों की ओर बढ़ चुका था। हत्यारों ने तीरों के उस घने वार को रोकने के लिए अपनी कमर में छिपी लचीली तलवारें, सॉफ्ट स्वॉर्ड्स, निकाल लीं। हत्यारों के नेता को अचानक महसूस हुआ कि स्थिति ठीक नहीं है। वह जानता था कि इस तरह बचाव करना लंबे समय का समाधान नहीं है। पता नहीं कब कोई लापरवाह हो जाए और तीर का शिकार बन जाए, जैसा कि उसके पीछे वाले अधीनस्थों के साथ हो रहा था। इस समय उनमें से कई पहले ही गिर चुके थे। ऐसी परिस्थितियों में सबसे अच्छा तरीका तीरंदाजों के छिपने की जगह को ढूंढना और उन पर पलटवार करना था। हालांकि मो परिवार के भाई उन्हें ऐसा कोई मौका कैसे दे सकते थे। तीर बारिश की बूंदों की तरह बिना रुके उन हत्यारों पर बरस रहे थे, जिनके रुकने का कोई संकेत नहीं था। हत्यारे केवल हताशा में बचाव कर पा रहे थे, उन्हें छिपे हुए लोगों का स्थान खोजने का मौका ही नहीं मिला। पलक झपकते ही आधे हत्यारे धराशायी हो गए और चीखें अंतहीन थीं। सौभाग्य से ये स्थान बहुत दूर दराज और पहाड़ों से घिरा था, जहां कोई गांव या राहगीर नहीं था। वे चाहे जितना भी चिल्ला लें, किसी का ध्यान नहीं जाता। मो परिवार के भाई पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्हें अंदाजा था कि राजधानी से आने वाले लोगों की संख्या कम नहीं होगी, इसलिए वे पर्याप्त तीर साथ लाए थे। उन सैनिकों ने भी लंबे समय से दुश्मनों को मारने का रोमांच अनुभव नहीं किया था। गिरते हुए हत्यारों की संख्या देखकर उनका साहस और बढ़ गया। दुश्मनों को चुपके से भागने से रोकने की पूर्व नियोजित रणनीति के अनुसार मो जियुए ने एक टीम का नेतृत्व किया और पीछे से हत्यारों को घेर लिया। अब हत्यारे आगे और पीछे दोनों तरफ से घिर चुके थे। 10 मिनट के भीतर सभी हत्यारे जमीन पर गिर चुके थे। यदि उनमें से कुछ जीवित भी थे तो भी वे तीरों से पूरी तरह छलनी हो चुके थे। इन लोगों की पहचान के बारे में मो परिवार के भाई पहले से ही जानते थे, इसलिए किसी इकबालिया बयान की जरूरत नहीं थी। मो जियुए जोर से चिल्लाए, रुको। इस आदेश के साथ ही सैनिकों ने अपनी कार्रवाई रोक दी और व्यवस्थित तरीके से हत्यारों को चारों ओर से घेर लिया। उसी समय बड़े भाई ने मशालें जलाने का आदेश दिया। मशालें जलते ही चारों ओर रोशनी हो गई। उन गिरे हुए हत्यारों को देखने पर पता चला कि वे वाकई साधारण लोगों के कपड़ों में थे और सभी हटे कट्टे आदमी थे। बिना किसी आदेश के सैनिकों ने खुद ही जाकर जांच की कि कोई जीवित तो नहीं है। जो भी जीवित मिला उसे तलवार से खत्म कर दिया गया ताकि कोई भी जिंदा ना बचे। अतीत में मो परिवार के भाई इन हत्यारों से निपटने के बाद शवों को ठिकाने लगा देते थे और युद्ध क्षेत्र को ऐसे साफ कर देते थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि ये देखते हुए कि रानी लोगों को धोखा देने में बहुत आगे निकल गई है, मो जियुए इसे अब और गुप्त नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने जानबूझकर इन हत्यारों की लाशों को वहीं छोड़ दिया। लाशें तो छोड़ी जा सकती थीं, लेकिन मो जियुए इतने लापरवाह नहीं थे कि वहां चले हुए तीर भी छोड़ दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन हत्यारों के पास मौजूद पैसे, टोकन और अन्य चीजें छीन ली गईं। सैनिक भी इस बात को समझते थे। हत्यारों को मारने के बाद उनके द्वारा चलाए गए सभी तीरों को बिना किसी अपवाद के वापस इकट्ठा कर लिया गया। भले ही यह स्थान यून सिटी से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन ये स्थानीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता था। माना जा रहा था कि अगली सुबह प्रीफेक्ट जिलाधिकारी को खबर मिलेगी कि यहाँ 200 से अधिक लाशें पड़ी हैं। हत्यारों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा था जिससे पूछताछ की जा सके, इसलिए उसे मामले की रिपोर्ट शाही दरबार को देनी ही होगी। तब तक पर्दे के पीछे मौजूद मास्टरमाइंड को जरूर पता चल जाएगा कि इन हत्यारों का क्या हुआ।
रातों रात इतने सारे हत्यारों का सफाया होना एक चेतावनी थी। अगर वे मो परिवार के खिलाफ दोबारा कोई कदम उठाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी क्षमताओं को बहुत सावधानी से तौलना होगा। बेशक वे केवल यह अनुमान लगा सकते थे कि यह मो परिवार ने किया है, लेकिन वे बिना किसी सबूत के खुले तौर पर कुछ नहीं कर सकते थे। संक्षेप में, मो जियुए ने ऐसा रानी और उसके दल को चेतावनी देने के लिए किया था। महारानी के पिता प्रधानमंत्री जू की चालाकी और धूर्तता के साथ वह निश्चित रूप से स्थिति की गंभीरता को महसूस करेंगे और स्पष्ट रूप से देखेंगे कि मो परिवार अब उनसे लड़ने की शक्ति से रहित नहीं है। जीत के आश्वासन के बिना वह फिर से मो परिवार के खिलाफ लापरवाही से कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आखिरकार उन्होंने उन मृत योद्धाओं डेथ वॉरियर्स को तैयार करने में बहुत मेहनत की थी, इसलिए यदि वे सभी यहाँ मारे जाते तो उन्हें भविष्य में सक्षम पुरुषों की कमी के संकट का सामना करना पड़ता। इस प्रकार मो परिवार कुछ समय के लिए अस्थायी राहत का आनंद ले सकता था। चुपचाप हमले सहना मो परिवार की शैली नहीं थी। वे राजधानी जाकर पासा पलटने के लिए सही समय का चुनाव करेंगे। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई भी मृत योद्धा जीवित नहीं बचा है, मो जियुए ने अंततः सैनिकों को धीरे धीरे शीलिंग गांव लौटने का आदेश दिया। वापसी के रास्ते में सैनिक असाधारण रूप से उत्साहित लग रहे थे। ये पहली बार था जब उन्होंने इतनी आसान जीत हासिल की थी, खासकर जब उनके दुश्मन सभी युद्ध कला के उस्ताद थे। फिर भी क्रॉसबो बोल्टों की बौछार के नीचे दुश्मनों को वापस लड़ने का मौका तक नहीं मिला। अफसोस की बात थी कि 9वें मास्टर 9th मास्टर ने सैनिकों को पहले ही निर्देश दिया था कि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो विस्फोटकों का उपयोग न करें, अन्यथा उन मृत योद्धाओं के शरीर के अवशेष भी नहीं बचते। हालांकि मिंग हुआइनिंग ने इस बार मो परिवार के घात लगाकर किए गए ऑपरेशन में भाग नहीं लिया था, लेकिन मो भाइयों ने रणनीति पर चर्चा करते समय अपनी योजनाएं उनसे नहीं छुपाई थीं। इस प्रकार वह मो परिवार के घात लगाने की योजना के विवरण के बारे में बहुत स्पष्ट थे। चूंकि वह एक विद्वान थे, इसलिए वे चीज़ों के बारे में अधिक सोचने के आदी थे। मो जियुए और उनके लोग उम्मीद से अधिक समय तक बाहर रहे थे। इससे न केवल शीलिंग गांव में पीछे रह गए मो परिवार के सदस्यों में चिंता पैदा हुई, बल्कि वे खुद भी कुछ चिंतित महसूस कर रहे थे। हालांकि रात काफ़ी बीत चुकी थी, मिंग हुआइनिंग चैन से आराम नहीं कर पा रहे थे। अपनी नाजुक छोटी पत्नी को सुलाने के बाद उन्होंने खुद को व्यवस्थित किया और पहाड़ की तलहटी के प्रवेश द्वार की ओर चल दिए। मिंग हुआइनिंग मो जियुए और अन्य लोगों के घात लगाने वाले स्थान पर स्थिति की जांच करने के लिए जल्दबाजी में नहीं गए। वह केवल उनकी वापसी की खबर सबसे पहले पाने के लिए यहाँ प्रतीक्षा करना चाहते थे। चांदनी के नीचे खड़े होकर और आसपास के मेंढकों की आवाज़ सुनते हुए मिंग हुआइनिंग 2 घंटे से अधिक समय तक वहाँ चुपचाप खड़े रहे। अंत में जब वे वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने गांव की दिशा से पैरों की हल्की आहट सुनी। वे सैनिक पहाड़ों में विश्राम करना जारी रखेंगे, इसलिए वे अभी भी उसी रास्ते से नीचे आए जिससे वे पहले आए थे। मिंग हुआइनिंग की आंखों के सामने अब जो दिखाई दे रहे थे वे केवल मो भाई, लियांग हाओ और अन्य लोग थे। जोर से पूछताछ करने की हिम्मत न करते हुए मिंग हुआइनिंग इसके बजाय मो जियुए के समूह से मिलने के लिए आगे बढ़े। 9वें भाई, क्या सब कुछ सुचारू रूप से संपन्न हुआ? मो जियुए ने सिर हिलाया। हाँ, उनके उम्मीद से थोड़ा देर से आने के अलावा बाकी सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चला। साथ ही मैंने जानबूझकर उन मृत योद्धाओं के शवों को नहीं हटाया, उन्हें कल सुबह सबसे पहले प्रीफेक्चरल अधिकारियों प्रीफेक्चरल अथॉरिटीज़ के संभालने के लिए छोड़ दिया है। मिंग हुआइनिंग चतुर थे। स्वाभाविक रूप से वह मृत योद्धाओं के शवों को पीछे छोड़ने के मो जियुए के इरादे को समझ गए। कल सुबह की पहली किरण के साथ जब प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट को अपने अधिकार क्षेत्र में इतने सारे शव मिलेंगे तो वह निश्चित रूप से आसपास के काउंटी मजिस्ट्रेटों को जांच में मदद करने के लिए आने का आदेश देंगे। मैं भी तब मौके पर पहुंचूंगा। यदि वहां कोई नया घटनाक्रम होता है तो मैं तुरंत उसकी सूचना भेजूंगा। इस परिमाण का मामला होने पर मेरा मानना है कि वह प्रीफेक्ट इसे छिपाने की हिम्मत नहीं करेगा और निश्चित रूप से शाही दरबार को इसकी सूचना देगा। ये कहकर मो जियुए घर की ओर चल दिए। वह इस समय लिटिल वाइट को अपनी गोद में लिए हुए थे। उसका शरीर तप रहा था और वह लगातार कमजोर होता जा रहा था। उन्हें डर था कि लिटिल वाइट के साथ कोई अनहोनी न हो जाए और वे चाहते थे कि उनकी पत्नी उसका इलाज करने के लिए जल्दी घर पहुंचें। मिंग हुआइनिंग जानते थे कि बड़े मो भाई लगातार कई दिनों तक घात लगाकर बैठने के बाद थक गए होंगे। उन्होंने उन्हें ज्यादा परेशान करने का इरादा नहीं किया, वे बस उन्हें सुरक्षित वापस देखकर संतुष्ट थे। हालांकि ये जिरान को दुश्मनों को हराने की मो भाइयों की क्षमता पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन मो जियुए इस बार काफी दिनों से बाहर थे। उन पर विश्वास होने के बावजूद यह अपरिहार्य था कि वह फिर भी चिंतित होंगी। मो जियुए के लौटने पर अनजान रहने से बचने के लिए हेजिरान ने पिछले कुछ दिनों से बच्चों के साथ स्पेस में आराम नहीं किया था। साथ ही वह कम सोने वाली लाइट स्लीपर प्रवृत्ति की थी, बाहर की हल्की सी आहट भी सुन लेती थीं। अभी दोनों नन्हों को दूध पिलाने के बाद ही उन्होंने दरवाजे पर कदमों की आहट सुनी। बहुत जल्दी कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला गया।
अपनी पत्नी की कम सोने की आदत को जानते हुए, खासकर जब वह घर पर नहीं होते थे, मो जियुए ने दरवाजा खोलते ही धीरे से कहा, रानरान, मैं वापस आ गया हूँ। हे झिरान तुरंत उठकर बैठ गईं। स्वामी, चीजें कैसी रहीं? मो जियुए उनके पास चले आए। रानरान, सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चला। मैं तुम्हें विवरण बाद में बताऊंगा। पहले लिटिल वाइट को देखो, वह घायल है। लिटिल वाइट घायल है, मुझे जल्दी देखने दो। हेजिरान के शब्दों के अंत में लिटिल वाइट के साथ उनका 4 सदस्यों का परिवार स्पेस में प्रकट हुआ। दोनों नन्हे अपने पालने में चैन की नींद सो रहे थे। राइस बॉल उन्हें बहुत पसंद करता था और अपने मालिकों के निर्देश दिए बिना ही उनकी देखभाल करने की पहल करता था। इसने हेजिरान की बहुत सारी परेशानी कम कर दी थी। जब भी वह बहुत दूर चली जाती थी, भले ही बच्चे जाग जाते, राइस बॉल तुरंत उन्हें सूचित करने के लिए दौड़ पड़ता था। वह मो जियुए और लिटिल वाइट को मेडिकल रूम में ले गईं। जांच के बाद हेजिरान ने कुछ राहत महसूस की। उन्होंने पहले लिटिल वाइट को कुछ ग्लूकोज पिलाया ताकि वह जल्दी से अपनी ताकत वापस पा सके। फिर उन्होंने उसके घावों पर पट्टी बांधी और साथ ही मो जियुए को समझाती रहीं। लिटिल वाइट का घाव संक्रमित हो गया है जिससे उसे बुखार आ गया। उसकी वर्तमान कमजोरी शायद घाव से अत्यधिक खून बहने के कारण है। मैं बाद में इस पर दवा लगाऊंगी और कुछ दिनों तक इसकी देखभाल करूंगी। ये ठीक हो जाना चाहिए। मो जियुए दंपति के लिए लिटिल वाइट एक महान योगदानकर्ता था जिसने हाल ही में उनकी बहुत मदद की थी। इसके अलावा वे इस छोटे जीव की वफादारी को बहुत महत्व देते थे। कोई भी नहीं चाहता था कि उसके साथ कोई अनहोनी हो। सौभाग्य से हेजिरान द्वारा लिटिल वाइट को दवा लगाने के बाद उसका तापमान जल्द ही सामान्य हो गया। वह फिलहाल बस थोड़ा कमजोर था। जानवरों में स्वाभाविक रूप से पुनर्योजी क्षमताएं रिजेनरेटिव कैपेबिलिटीज होती हैं। ऐसा माना जा रहा था कि लिटिल वाइट जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मो परिवार ने इस संकट को समझ से बाहर तरीके से सुलझा लिया। परिवार ने अस्थायी शांति का आनंद लिया। हालांकि प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट डर के मारे सुध बुध खो बैठा था। प्राचीन काल के लोगों की नाइट लाइफ अधिक नहीं होती थी और वे आमतौर पर जल्दी सोने और जल्दी जागने की आदत रखते थे। कई आम लोग दिन निकलने से पहले ही बिस्तर से उठ जाते थे। विशेष रूप से इस मौसम में उनके पारिवारिक बगीचों में उगाई गई कई सब्जियां पहले से ही पक चुकी थीं। थोड़ा पैसा कमाने के लिए किसान अपनी सब्जियां लेकर सुबह सवेरे शहर में बेचने के लिए निकल जाते थे। वह आधिकारिक सड़क जहां मो परिवार ने पिछली रात महारानी के मृत योद्धाओं का नरसंहार किया था, शहर में प्रवेश करने वाले कई आम लोगों के लिए एक आवश्यक मार्ग भी थी। और इसलिए प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट को भोर होने से पहले ही शोर मचाते लोगों ने नींद से जगा दिया, जिसमें आम लोगों की भीड़ लगातार मामला दर्ज कराने आ रही थी और कह रही थी कि यू सिटी की ओर जाने वाली आधिकारिक सड़क पर 100 से अधिक लाशें मिली हैं। प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट तब भी नींद में धुंधला महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि यह एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक है। लेकिन जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग मामले की रिपोर्ट करने के लिए आने लगे, वे न चाहते हुए भी इस पर अविश्वास नहीं कर सके। प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट अपने आदमियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही डर से उनका चेहरा पीला पड़ गया। ये सिर्फ 100 से ज़्यादा मौतों से कहीं अधिक था, कम से कम 200 से ऊपर। वह तो बस एक मामूली प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने पहले इतना बड़ा मामला कैसे देखा होगा? प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट ने तुरंत आसपास की काउंटियों के काउंटी मजिस्ट्रेटों को जांच में सहायता के लिए सूचित करने के लिए आदमी भेजे। मामले की पहले ही सूचना मिल जाने के कारण मेंग हुआइनिंग पूरी तरह तैयार थे। कई चाचाओं से अलग होने के बाद वे प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट के आदमियों के आने का इंतजार करने के लिए यामेन पहुंचे। परिणामस्वरूप वे घटनास्थल पर पहुंचने वाले पहले काउंटी मजिस्ट्रेट थे। उनका एकमात्र उद्देश्य किसी भी छोटी से छोटी जानकारी और अपडेट को न चूकना था। जब मेंग हुआइनिंग अपराध स्थल पर पहुंचे तो वह देख सकते थे कि प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट घबराहट की स्थिति में थे। मेंग हुआइनिंग को देखते ही प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थों के सामने अपनी गरिमा बनाए रखना भूल गए और रोती हुई आवाज में बोले, मिस्टर मेंग, देखिए, अब हम क्या करेंगे? मेंग हुआइनिंग ने भी चौंकने का नाटक किया। महामहिम, इतने सारे लोग क्यों मारे गए हैं? मुझे भी नहीं पता। जब मैं सो रहा था तब मुझे यहाँ बुलाया गया। इस समय प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट खुद को लाचार महसूस कर रहे थे। यदि कोई इस मामले को संभालने में उनकी मदद कर सकता तो वे खुशी खुशी उसकी बात मान लेते। मेंग हुआइनिंग भी उनके इरादे को समझ गए और कुछ देर बाद उन्हें याद दिलाया, महामहिम, इस घटना की भयावहता को देखते हुए क्या हमें दरबार में इसकी सूचना देनी चाहिए? ये शब्द प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट के लिए अचानक हुए बोध की तरह थे। आप सही कह रहे हैं, हमें दरबार में रिपोर्ट करनी चाहिए। प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट ने अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछा और आगे कहा, लेकिन इतने सारे लोग मरे हैं, भले ही हम दरबार में रिपोर्ट करें, हमें कुछ स्पष्टीकरण तो देना होगा, है न? क्या महामहिम का मतलब है कि हमें रिपोर्ट करने से पहले जांच करनी चाहिए और अपराधी को ढूंढना चाहिए? मेंग हुआइनिंग शांत स्वर में बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वे प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट की अक्षमता का मजाक उड़ा रहे थे।
प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट के पद पर रहने के लिए व्यक्ति के पास बुद्धिमत्ता का कुछ स्तर होना चाहिए। हालांकि यह आश्चर्यजनक नहीं था कि इतनी बड़ी घटना का सामना करने पर प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट हतप्रभ रह गए। मेंग हुआइनिंग से कुछ देर बातचीत करने के बाद प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट कुछ हद तक शांत हुए। उन्होंने अपने अधीनस्थों को निर्देश दिया, जाओ और इन लोगों की मौत के कारण की जांच करो। ये देखकर मेंग हुआइनिंग अपने होंठ सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सके। क्या इन लोगों की मौत के कारण की जांच करना आवश्यक था? वे घावों से ढके थे, हर जगह खून के धब्बे थे। ये स्पष्ट था कि उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया था। इस स्थिति में जांच से केवल ये पता चलता कि उन्हें मारने के लिए किस प्रकार के हथियारों का उपयोग किया गया था और क्या पास में अपराधी का कोई सुराग था। हालांकि उन्होंने मन ही मन आलोचना की, लेकिन मेंग हुआइनिंग ने इसे दिखाया नहीं। वह चाहते थे कि प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट सुरागहीन ही बने रहें। ये सबसे अच्छा होता यदि कुछ भी न मिल पाता और दरबार में रिपोर्ट करते समय वे केवल इतना कह पाते कि आधिकारिक सड़क पर 200 से अधिक लोग मारे गए हैं। आखिरकार युद्ध के मैदान की सफाई न करने का मो परिवार का उद्देश्य महारानी के गुट को अपनी ताकत दिखाना था। जब तक प्रभाव हासिल किया जा सकता था, प्रक्रिया बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं थी। खोज और जांच के बाद प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट के आदमी केवल ये निर्धारित कर सके कि ये लोग अंधाधुंध तीरों से मारे गए थे और कुछ के शरीर पर चाकू के घाव थे। जहां तक सुरागों की बात थी तो कहा जा सकता था कि कोई भी नहीं था। हालांकि जमीन पर अनगिनत पैरों के निशान थे, लेकिन आधिकारिक सड़क पर पहले से ही हजारों राहगीर आते जाते रहते थे। इन पदचिह्नों को अपराधी को खोजने के सुराग के रूप में नहीं माना जा सकता था। प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट को इस मामले के बारे में पहले से कोई अंदाजा नहीं था। वह केवल अनिच्छा से दरबार के लिए एक रिपोर्ट लिख सके, जिसमें कहा गया कि उनके अधिकार क्षेत्र में एक बड़ा हत्याकांड हुआ है, जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए हैं और अपराधी बहुत चालाक था जिसने कोई निशान नहीं छोड़ा। उन्होंने अनिश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला कि शायद आसपास के क्षेत्र के डाकुओं ने ही लोगों पर हमला किया और उन्हें घायल किया। जहां तक इस बात का सवाल था कि क्या आसपास डाकू थे, प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन राजधानी में रिपोर्ट जमा करते समय वह ये नहीं कह सकते थे कि ये लोग किसी पर संदेह किए बिना रहस्यमय परिस्थितियों में मर गए। सम्राट निश्चित रूप से उन्हें अक्षम समझेंगे। मेंग हुआइनिंग व्यक्तिगत रूप से प्रीफेक्चुरल मजिस्ट्रेट के साथ यामेन वापस गए और रिपोर्ट लिखने में उनकी मदद की। उन्होंने देखा कि संदेशवाहक पत्र लेकर चले गए। अब उन शवों को कैसे निपटाया जाएगा, यह उनकी चिंता नहीं थी। जब तक सब कुछ मो परिवार की योजना के अनुसार चल रहा था, तब तक सब ठीक था। यामेन जाने के बजाय वे सीधे शीलिंग गांव वापस गए और मो जियुए को समाचार दिया। मो जियुए का भी यही विचार था। वे अभी राजधानी जाने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने कोई भी निर्णय लेने से पहले राजधानी में ननरुई या फीनान्यू से समाचार सुनने की योजना बनाई थी। आज की घटनाएं वैसी ही घटित हो रही थी जैसी उन्होंने उम्मीद की थी, इसलिए फिलहाल इंतजार करना ही बेहतर था। इस घटना के बाद मो परिवार का जीवन अपनी सामान्य शांति पर लौट आया। हालांकि पहाड़ पर सैनिकों ने बिना किसी ढिलाई के अपना प्रशिक्षण जारी रखा। मो जियुए के अलावा उनके बड़े भाई भी हर दिन प्रशिक्षण के लिए पहाड़ पर उनके साथ शामिल होते थे। मो जियुए खुद भी व्यस्त थे। हेजेरान के प्रसव के बाद के विश्राम कन्फाइनमेंट के दौरान उन्हें घर के सभी छोटे बड़े मामलों की देखभाल करनी थी। उदाहरण के लिए इस साल उन्होंने खेतों में जो शकरकंद लगाए थे वे पक गए थे। परिवार के सभी पुराने सदस्यों के पहाड़ पर प्रशिक्षण लेने के कारण उन्हें खुदाई में मदद के लिए लोगों को काम पर रखने के लिए गांव जाना पड़ा। चूंकि बीज स्पेस से थे, इसलिए फसलें जलवायु या मिट्टी की स्थिति से प्रभावित नहीं हुईं। उन्होंने जो शकरकंद खोदे वे असामान्य रूप से बड़े थे। मो जियुए ने विशेष रूप से प्रति म्यूक पैदावार की जांच की और यह जानकर चकित रह गए कि यह 5000 कैटीज से अधिक तक पहुंच गई थी, जो लगभग उनकी पत्नी के स्पेस में होने वाली पैदावार के बराबर थी। गुणवत्ता की पुष्टि करने के लिए मो जियुए ने खेत में अलाव जलाया और सबके सामने शकरकंद भूने। पके हुए शकरकंदों की खुशबू ने दर्शकों की भीड़ को आकर्षित कर लिया। उनका इरादा इन भुने हुए शकरकंदों को सभी के साथ साझा करने का था, इसलिए उन्होंने संकोच नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने घर पर 30 म्यू शकरकंद लगाए थे, जिससे 1 लाख कैटी से अधिक की पैदावार हुई थी। सबके खाने के लिए पर्याप्त से अधिक था। मो जियुए ने उन ग्रामीणों को भुने हुए शकरकंद बांटे जिन्होंने काम में मदद की थी। यदि वसंत का समय होता तो ग्रामीणों को समझ नहीं आता कि मो परिवार कौन सी अजीब चीजें लगा रहा है और शायद वे सोचते कि वे अपनी अमीरी और सनक के कारण खेती योग्य भूमि बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि मो परिवार द्वारा क्रमिक रूप से कुछ सब्जियों और फलों की कटाई करने के बाद अब उनके मन में ऐसे विचार नहीं थे। ग्रामीण मो परिवार की कई कटाई में भाग ले चुके थे और उन्होंने हर चीज का थोड़ा थोड़ा स्वाद चखा था। हर तरह का भोजन स्वादिष्ट था, उनकी कल्पना से कहीं परे। इसलिए जब मो जियुए ने उनके साथ भुने हुए शकरकंद साझा किए तो लुभावनी खुशबू के अलावा मो परिवार के पहले से परिपक्व खाद्यों के अपने अनुभव के आधार पर वे जानते थे कि ये शकरकंद असाधारण होंगे।
ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्पेस के शकरकंद इस युग की मिठाइयों से भी अधिक मीठे थे और उनका पेट भरने का प्रभाव बहुत प्रबल था। जिसने भी शकरकंद चखे उसने प्रशंसा में अंगूठा दिखाया। जीवे, ये शकरकंद बहुत स्वादिष्ट हैं। इनकी कीमत तो बहुत होगी, है न? झाओ परिवार के एक सदस्य ने पूछा। जब मो परिवार वसंत ऋतु में बुवाई कर रहा था तो उनके कबीले के नेता ने कृपया मो जियुए को सलाह दी थी कि वे गड़बड़ न करें और खेती योग्य भूमि बर्बाद करने से बचें। उत्तर पश्चिम क्षेत्र का बंजर होना सिर्फ एक मामूली बात नहीं थी, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र की कृषि भूमि की मिट्टी की गुणवत्ता खराब थी और अनाज की पैदावार अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम थी। हालांकि आज उन्होंने इस धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। ऐसा नहीं था कि उनकी खेती योग्य भूमि खराब थी, बात यह थी कि उनके पास इतने अच्छे बीज नहीं थे। शकरकंद को ही लीजिए, इसकी पैदावार प्रति म्यू आश्चर्यजनक रूप से 5000 किलोग्राम तक पहुंच जाती है, जो उनके द्वारा उगाई जाने वाली गेहूं और ज्वार से दर्जनों गुना अधिक है। इसके अलावा शकरकंद का स्वाद अवर्णनीय रूप से सुखद है। मो जियुए और हे जिरान ने पहले ही मेंग हुआइनिंग से वादा किया था कि वे आने वाले वर्ष में यूनिवर्सिटी के लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर खेती के लिए सरकार को मक्का और शकरकंद के बीज बेचने के लिए तैयार हैं। इसलिए उन्हें इसे गुप्त रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शकरकंद की पैदावार अधिक होती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कीमत बहुत सस्ती होगी। मैंने मिस्टर मेंग से पहले ही वादा किया है कि हम इनमें से कुछ शकरकंद अपने लिए रखेंगे और बाकी सरकार को बेच देंगे, इस उम्मीद में कि अगले साल यूनिवर्सिटी के सभी परिवार मिलकर इन्हें लगा सकें। पुराने 9 ओल्ड 9, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम इतने अच्छे शकरकंद के बीज साझा करने के लिए तैयार हो? झाओ परिवार के ग्रामीण रोमांचित हो गए और लगभग उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़ गए, लेकिन सौभाग्य से मो जियुए समय रहते पीछे हट गए। मो जियुए ने पीछे हटते हुए ग्रामीणों की ओर देखकर मुस्कुराया। बेशक ये सच है। जैसे ही ग्रामीण और पूछताछ करना चाहते थे, मेंग हुआइनिंग कई अधिकारियों के साथ वहां आ गए। उन्हें आज पदभार संभालने के समय से ही पता था कि मो परिवार आज शकरकंद खोदने वाला है। मो जियुए के साले होने के नाते शकरकंद उनके लिए अपरिचित नहीं थे और हे जिरान ने भी कहा था कि शकरकंद न केवल स्वादिष्ट और पेट भरने वाले होते हैं, बल्कि इनकी पैदावार भी बहुत अधिक होती है। उन्होंने विशेष रूप से आज यामेन के कार्यों को जल्दी निपटा लिया था और लोगों को इसकी जांच करने के लिए साथ लाए थे। जैसे ही वे खेत के किनारे पहुंचे, उन्हें वही जानी पहचानी मीठी खुशबू आई। नौवे भाई, क्या आप शकरकंद भून रहे हैं? मो जियुए ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ भुना हुआ शकरकंद उनकी ओर उछाला। मेंग हुआइनिंग ने उसे चतुराई से लपक लिया। हालांकि वह अभी भी थोड़ा गर्म था, पर वे एक निवाला लेने के लिए खुद को रोक नहीं सके। नौवे भाई, भुने हुए शकरकंद बहुत स्वादिष्ट होते हैं, मेरा कभी मन नहीं भरता। मेंग हुआइनिंग मुस्कुराए और मो जियुए के पास बैठ गए। इस व्यवहार ने उनके पीछे आए अधिकारियों को कुछ हद तक हक्का बक्का कर दिया। उनके साहब हमेशा बहुत गंभीर रहते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा सोचा था कि वे मुस्कुराना जानते ही नहीं हैं। अब उन्होंने क्या देखा? उनके मालिक इतनी बेबाकी से मुस्कुरा रहे थे, जो उनके सामान्य स्वभाव से बिल्कुल अलग था। मेंग हुआइनिंग को इसकी परवाह नहीं थी कि उनके अधीनस्थ क्या सोच रहे हैं। हालांकि वे मजे से खा रहे थे, लेकिन वे अपने जल्दी वापस आने के उद्देश्य को नहीं भूले थे। नौवे भाई, शकरकंद की पैदावार कैसी रही? जब शकरकंद की पैदावार की बात आई तो मो जियुए के चेहरे पर गर्व के भाव अपने आप आ गए। जमीन पर पड़े शकरकंद के ढेर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, क्या आपने देखा? ये सब सिर्फ एक म्यू जमीन से पैदा हुए हैं। हमने अभी सावधानी से उनका वजन किया है और प्रति म्यू पैदावार 5000 कैटी तक पहुंच सकती है। नौवे भाई, क्या आपने कहा कि शकरकंद प्रति म्यू 5000 कैटी तक पहुंच सकता है? मेंग हुआइनिंग अब बिल्कुल भी शांत नहीं रहे। उन्होंने हाथ में पकड़ा शकरकंद खाना बंद कर दिया और बिजली की गति से खड़े हो गए। नौवे भाई, हमने सहमति जताई थी कि ये सभी शकरकंद अगले साल बीज के लिए सरकार को उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्हें डर था कि मो जियुए अपनी बात से मुकर न जाएं, इसलिए बोलते समय उनका स्वर अत्यंत गंभीर था। बेशक मो जियुए अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटते थे। इसके अलावा दंपति ने यह भी खोजा था कि स्पेस से उत्पन्न अनाज की फसलें जैसे शकरकंद, आलू, मक्का और चावल आदि, भले ही वे बाहर के बीजों के साथ बोई और काटी जाएं, अगले साल फिर से बोने पर उत्पादन कम नहीं होगा। इसके विपरीत पहाड़ों के वे स्वादिष्ट फल और कुछ सब्जियां बिल्कुल उलट थीं। बाहर उगाने से एकत्र किए गए बीजों से उत्पादन बहुत कम हो जाता था। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि शकरकंद की कटाई के बाद वे चुपचाप उनमें से कुछ को स्पेस के भंडार से बदल देंगे। अब ऐसा लगता है कि इस मानवीय नियम ने वास्तव में दंपति को एक बड़ी मुसीबत से बचने में मदद की। अन्यथा उन्हें हर साल स्पेस से बीज निकालने का रास्ता खोजना पड़ता। अब यह अच्छा है, बाहर लगाई गई इन उच्च उपज वाली फसलों के बीज बिल्कुल ठीक हैं। चिंता न करें, इन शकरकंदों में से 1 लाख कैटी सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी। हम बाकी को कुछ लाभ कमाने के लिए रखेंगे, लेकिन इस शर्त पर कि सरकार द्वारा इन शकरकंदों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें अगले साल बुवाई से पहले बाजार में नहीं बेचा जा सकता।
मेंग हुआइनिंग को मो जियुए और हे जिरान की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं पता था। उन्होंने बस यही सोचा कि मो परिवार की आय का स्रोत केवल सतह पर दिखने वाली ये चीजें ही हैं। विशेष रूप से चूंकि मो परिवार अब इतने सारे निजी सैनिकों का पालन पोषण कर रहा है, इसलिए उनके पास पैसे की तंगी होगी। यदि आम जनता की आजीविका का सवाल न होता तो वे निश्चित रूप से यह बात नहीं उठाते। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि 9वें भाई अगले साल के लिए बीज के रूप में सरकार को केवल एक छोटा हिस्सा देंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 9वें भाई उनका इतना समर्थन करेंगे और एक बार में 1 लाख कैटी शकरकंद के बीज देने की पेशकश करेंगे। यह मो परिवार के शकरकंद उत्पादन के आधे से भी अधिक था। ये सोचकर मेंग हुआइनिंग ने पूरी गंभीरता से अपनी मुट्ठियों को जोड़कर मो जियुए का अभिवादन किया। 9वें भाई यूनचेंग के लोगों की ओर से मैं आपकी और 9वीं बहन की इस महान उदारता के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। पहले वे अभी भी 9वें भाई और 9वीं बहन से मिर्च के बीज मांगना चाहते थे ताकि यूनचेंग के लोगों को उच्च आय प्राप्त करने में मदद मिल सके। अब शकरकंद की बम्पर फसल का नज़ारा देखकर उन्हें लगा कि मिर्च की तुलना में ये लोगों की आजीविका के लिए कहीं अधिक फायदेमंद है। मिर्च बेचना चांदी पैसा था और अगर इसे कुछ दिनों में नहीं बेचा जाता तो ये कीचड़ का ढेर बन जाती। शकरकंद न केवल स्वादिष्ट थे बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे पेट भर सकते थे। यदि आम लोग सर्दियों गुजारने के लिए कुछ शकरकंद जमा कर सकें तो वे कम से कम भूख से नहीं मरेंगे। हालांकि मो जियुए दरबार में अधिकारी नहीं थे, लेकिन वे आम लोगों को भूख और ठंड में जीते हुए नहीं देखना चाहते थे। उन्हें इस त्याग का कोई मलाल नहीं था। इसके अलावा उनकी पत्नी ने भी कहा था कि स्पेस स्वर्ग का एक उपहार है और वह भी स्वर्ग की इच्छा का पालन करना चाहती थी और ज़रूरतमंदों की मदद करने की पूरी कोशिश करना चाहती थी। केवल इसी तरह वह स्वर्ग के इस उपहार के प्रति न्याय कर सकती थी। ठीक है, हम सब एक ही परिवार हैं और आपकी मदद करना मेरा अधिकार है। यूनचेंग में अब आपके शासन में काफ़ी सुधार हुआ है। भविष्य में आम लोग अपना पेट भर सकेंगे, जिसे देखकर हमें भी खुशी होगी। मेंग हुआइनिंग जल्दी में थे और जब उन्होंने मो जियुए को ये कहते सुना कि शकरकंद को अब ले जाया जा सकता है तो वे इतने उत्साहित हो गए कि कीमत पर चर्चा करना ही भूल गए। वे मुड़े और अपने आदमियों को आदेश दिया, तुम लोग तुरंत यामेन वापस जाओ, सभी अधिकारियों को यहाँ बुलाओ और बिना किसी अपवाद के शहर की हर बैलगाड़ी ले आओ। ये पहली बार था जब माँ जुनशान ने अपने मालिक को इतना अव्यवस्थित व्यवहार करते देखा था। वे याद दिलाए बिना नहीं रह सके, साहब क्या आप यहाँ आते समय शकरकंद की कीमत पर विचार नहीं कर रहे थे? क्या आप वाकई इन्हें अभी यहाँ से ले जाना चाहते हैं? याद दिलाए जाने पर मेंग हुआइनिंग को अचानक एहसास हुआ कि वे वास्तव में ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित हो गए थे। थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए उन्होंने लाल चेहरे के साथ मो जियुए की ओर देखा। 9वें भाई, मैं अपनी खुशी में इतना उत्साहित हो गया कि वास्तव में कीमत के बारे में पूछना ही भूल गया। जब मो जियुए ने पहली बार सरकार को शकरकंद के बीज देने का वादा किया था तो उन्होंने कीमत का उल्लेख इसलिए नहीं किया था क्योंकि वे शकरकंद की पैदावार के बारे में अनिश्चित थे। लोगों को खुदाई के लिए व्यवस्थित करने से पहले उन्होंने और हे जिरान ने पहले ही चर्चा कर ली थी कि यदि शकरकंद की प्रति एकड़ पैदावार 3000 कैटी से अधिक रही तो वे इसे सरकार को लागत मूल्य पर बेच देंगे। बेशक बीज के रूप में कीमत सामान्य अनाज की तुलना में अधिक होनी चाहिए। आधुनिक शकरकंद की कीमत के अनुसार बाजार में उच्च उपज वाले साधारण शकरकंद की कीमत लगभग 3 युआन प्रति कैटी है, जो इस युग के 3 तांबे के सिक्कों की क्रय शक्ति के बराबर है। यानी शकरकंद की कीमत सिर्फ 3 पैसे प्रति कैटी होनी चाहिए। हालांकि शकरकंद पहली बार दाशुन राजवंश और यहाँ तक कि आसपास के देशों में दिखाई दिए थे, इसलिए कीमत 3 पैसे प्रति कैटी जितनी कम नहीं हो सकती थी। इसके अलावा बीजों की कीमत हमेशा अनाज की खुद की कीमत से कई गुना अधिक होनी चाहिए थी। इसके अलावा उन्हें पीछे बचने वाले शकरकंद के व्यवसाय पर भी विचार करना था। दोनों पक्षों से चीज़ों को तौलने के बाद मो जियुए और उनकी पत्नी ने फैसला किया कि जब तक पैदावार 3000 कैटी प्रति म्यू तक पहुंचती है, वे सरकार के लिए कीमत 20 वेन प्रति कैटी तय करेंगे। सिर्फ 20 वेन प्रति कैटी की कीमत को कम मत समझिए। किसानों की नज़र में 1 लाख कैटी शकरकंद अभी भी एक बड़ी आय थी। आपको ये जानना होगा कि इस युग में सबसे महंगा सुअर का मांस केवल 17 या 18 वेन प्रति कैटी मिलता था, और यह कीमत भी केवल सरकार को बेचने के समय के लिए थी। साधारण आम लोग अब भी इसे वहन नहीं कर सकते थे। साले साहब, मेरी पत्नी और मैंने शकरकंद के बीजों पर पहले ही चर्चा कर ली है। चूंकि यह उत्पादन का पहला वर्ष है, हमें अभी भी अपने परिवार के शकरकंद व्यवसाय का ख्याल रखना है, इसलिए कीमत 20 वेन प्रति कैटी से कम नहीं हो सकती। 1 लाख कैटी शकरकंद का मतलब था 2000 टेल्स चांदी। चांदी की यह राशि मो जियुए और उनकी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं थी। उन्होंने वैसे भी खेती से बहुत पैसा कमाने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन दूसरों की नज़र में ये बहुत अलग दिखता था, खासकर वे ग्रामीण जो जीवन भर खेतों में मेहनत करते रहे थे। हालांकि वे गणना करने में धीमे थे, लेकिन आपस में चर्चा करने के बाद वे भी इन शकरकंदों की कीमत समझ गए। इससे पहले कि मेंग हुआइनिंग प्रतिक्रिया दे पाते, वे ग्रामीण अब शांत नहीं रह सके।
अगर मेरी गणना गलत नहीं है तो सरकार द्वारा एकत्र किए गए शकरकंदों की कीमत 2000 टेल्स है ना? मेरी गणना भी तुम्हारी जैसी ही है, 2000 टेल्स। हे भगवान, मो परिवार तो अमीर होने वाला है। 30 म्यू जमीन की फसल इतनी चांदी में बिक सकती है। अगर यह खेत हमारे हाथ में होता तो 2000 टेल्स तो छोड़ो, अगर 20 टेल्स चांदी भी बचती तो हम भगवान का शुक्रिया अदा करते। हम उस समय बहुत डरपोक थे। हम हर चीज़ में हिचकिचा रहे थे। पुराने 9 ओल्ड 9 के साहस के साथ अगर हमने उनसे कुछ बीज खरीदने के लिए कहा होता और केवल 3 म्यू ज़मीन भी लगाई होती तो क्या हमारी आय भी 200 टेल्स नहीं होती? साधारण आम लोगों के लिए 200 टेल्स क्या दर्शाते थे? ये कुछ ऐसा था जिसे वे अपने पूरे जीवन काल में प्राप्त नहीं कर सकते थे। मोजियुए ने ग्रामीणों की चर्चाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उन्होंने और हेजिरान ने शकरकंद का योगदान पहले ही दे दिया था। क्या वे अगले वसंत में उन्हें लगा पाएंगे? ये काउंटी मजिस्ट्रेट मेंग हुआइनिंग की चिंता थी। मोजियुए द्वारा शकरकंद की कीमत घोषित करने के बाद मेंग हुआइनिंग लंबे समय तक बिना कोई जवाब दिए चुप रहे। मोजियुए ने सोचा कि उन्हें चांदी के भुगतान में कठिनाई हो रही है। साले साहब, क्या यामेन के पास पर्याप्त चांदी नहीं है? अगर आपके पास अभी पर्याप्त नहीं है तो चिंता न करें, आप इसे पहले मेरे नाम पर उधार रख सकते हैं। यूनचेन काउंटी यामेन वास्तव में गरीब था। सौभाग्य से मेंग हुआइनिंग एक भ्रष्ट अधिकारी नहीं थे। वे टैक्स की चांदी का एक पैसा भी कभी गबन नहीं करते थे। इसी कारण से यूनचेन के पास इन शकरकंद के बीजों को खरीदने के लिए अभी भी पर्याप्त टैक्स की चांदी थी। आखिरकार वह मो परिवार के दामाद थे। हालांकि वे कई मामलों से दूर रहते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे चीज़ों से अनजान थे। मो परिवार की ज़मीन पर पैदा होने वाली किसी भी फसल को जब तांग मिंगरुई के हाथों में भेजा जाता तो क्या वे उसे अत्यधिक कीमत पर नहीं बेचते? मेंग हुआइनिंग को लगा कि भले ही मो परिवार की शकरकंद की पैदावार अधिक थी और वे सरकार को बेच रहे थे, फिर भी कीमत थोड़ी सस्ती होगी। उन्होंने निर्लज बनने की तैयारी कर ली थी। यदि शकरकंद की कीमत टैक्स की चांदी की राशि से अधिक हो जाती तो वे अपने 9वें बड़े भाई से चर्चा करने के लिए ढिठाई दिखाते, चाहे वह पैसा उधार लेना हो या कुछ और। संक्षेप में उन्हें इन शकरकंद के बीजों को खरीदने की पूरी कोशिश करनी थी। परिणामस्वरूप मोजियुए द्वारा निर्धारित प्रति कैटी कीमत केवल 20 वेन निकली। यह मेंग हुआइनिंग के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था। मोजियुए द्वारा कीमत घोषित करने से पहले मेंग हुआइनिंग ने भी अपने मन में इसका अनुमान लगाया था। उन्हें लगा था कि शकरकंद की कीमत उनके 9वें बड़े भाई कम से कम 50 वेन प्रति कैटी रखेंगे। 9वें बड़े भाई, क्या ये कीमत व्यवहारिक है? उनके कहने का मतलब ये था कि क्या मोजियुए ने उनकी मदद करने के लिए जानबूझकर इतनी कम कीमत तय की है? मोजियुए जानते थे कि मेंग हुआइनिंग क्या कहना चाह रहे हैं। वे हंसे और उनके कंधे पर हाथ थपथपाया। चिंता मत करो, ये कीमत तुम्हारी भाभी ने तय की है। मेंग हुआइनिंग भावुक होने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे जानते थे कि यह उनके 9वें बड़े भाई और भाभी का उनका समर्थन करने का तरीका था। अगर ऐसी बात है तो मैं यूनचेंग के आम लोगों की ओर से 9वें बड़े भाई और भाभी को धन्यवाद देता हूँ। ये कहकर वे फिर से यामिन के सिपाही यामिन रनर्स की ओर मुड़े। तुम लोग अभी भी क्यों सुस्त पड़े हो? जल्दी वापस जाओ और बैलगाड़ियों का इंतजाम करो। हालांकि सिपाहियों को शकरकंद की सही कीमत का पता नहीं था, लेकिन वे अपने वरिष्ठ के चेहरे के हाव भाव से बता सकते थे कि सरकार को इस बार बहुत अच्छा सौदा मिला है। उन्होंने लोगों के हाथों में आधे खाए हुए भुने हुए शकरकंदों को लालसा भरी नज़रों से देखा और अनिच्छा से मुड़कर जल्दी से काम निपटाने के लिए चले गए। मेंग हुआइनिंग भी ज्यादा देर नहीं रुके। अपने 9वें बड़े भाई द्वारा शकरकंद की इतनी कम कीमत रखने के बाद उन्हें एक हाथ से पैसे और दूसरे हाथ से सामान के नियम का पालन करना था। तभी उनके मन को शांति मिल सकती थी। उन सिपाहियों के पद चिन्हों का पीछा करते हुए मेंग हुआइनिंग भी यूनचेंग की ओर चल दिए। मो परिवार ने उन ग्रामीणों से यह बात नहीं छिपाई जिन्होंने मेहनत में मदद की थी कि वे सरकार को शकरकंद बेच रहे हैं। परिणामस्वरूप ये खबर कि मो परिवार ने शकरकंद से 2000 टेल्स कमाए हैं, गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। इतना ही नहीं, शकरकंद के लजीज स्वाद को लेकर बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा भी की गई। उसी समय मोजियुए ने तांग मिंगरुई को लाने के लिए किसी को शहर भेजा। वह और हेजिरान अभी भी अपने पिछले लाभ कमाने के सिद्धांत पर कायम थे, लो प्रोफाइल बने रहना और पृष्ठभूमि में केवल आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करना। तांग मिंगरुई ने मो परिवार द्वारा उत्पादित किसी भी चीज़ का कभी विरोध नहीं किया था। भले ही संदेश मिलने पर पहले ही अंधेरा हो चुका था, फिर भी वे आनन फानन में वहां पहुंचे। मोजियुए तांग मिंगरुई को सबसे अधिक समझते थे। वह व्यापार के प्रति जुनूनी थे। जब तक बात व्यापार से जुड़ी होती, वे किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक उत्साही रहते थे। भले ही उन्होंने तांग मिंगरुई को सूचित करने के लिए किसी को भेजने में थोड़ी देर कर दी थी, लेकिन वे निश्चित थे कि वह चाहे कितनी भी देर क्यों न हो जाए, मो परिवार में जरूर आएंगे। वास्तव में जब मो परिवार ने रात का खाना शुरू ही किया था, तभी तांग मिंगरुई पहुंच गए।
क्योंकि मो जियुए को तांग मिंगरुई के आने का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने आज रात विशेष रूप से यू एयर को शकरकंद का उपयोग करके कई व्यंजन बनाने का निर्देश दिया था। तांग मिंगरुई मो परिवार से घुले मिले थे। वे बिना किसी झिझक के रात के खाने में शामिल हो जाते थे और वैसे भी मो परिवार का भोजन उनके जीवन में सबसे स्वादिष्ट भोजन था। यहाँ तक कि उनके अपने बड़े रेस्तरां भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। मो परिवार के बुजुर्गों और बड़े भाइयों का अभिवादन करने के बाद तांग मिंगरुई मो जियुए के बगल में बैठ गए। हालांकि उन्होंने पहले भी मो परिवार में शकरकंद का स्वाद चखा था, लेकिन शकरकंद से बने इतने सारे खाद्य पदार्थों को देखना उनके लिए पहली बार था। सबसे आकर्षक व्यंजन श्रेडेड शकरकंद, श्रेडेड स्वीट पोटैटोज था। मो जियुए ने व्यक्तिगत रूप से उनके लिए प्रदर्शन किया। उन्हें शकरकंद का एक रेशा उठाते हुए देखा गया जिससे लंबे महीन तार निकल रहे थे, फिर उसे मुंह में डालने से पहले ठंडे पानी में डुबोया गया। ये तांग मिंगरुई के लिए पहली बार था जब उन्होंने ऐसा व्यंजन देखा जिसमें से तार निकल सकते थे और जिसे खाने से पहले ठंडे पानी में डुबोना पड़ता था। वे इस डिश को लेकर और भी उत्सुक हो गए। यहाँ आने के जल्दबाजी भरे रास्ते में उन्हें आमंत्रित करने वाले व्यक्ति ने पहले ही बताया था कि मो परिवार के शकरकंद आज तैयार हो गए हैं और उन्हें शकरकंद के व्यापार पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसलिए वे निश्चित रूप से समझ गए थे कि मो जियुए ने विशेष रूप से यह व्यंजन इसलिए पेश किया ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि यह शकरकंद से बना है। किसी भी स्थिति में कुछ और कहने से पहले इसे चखना जरूरी था। तांग मिंगरुई ने मो जियुए की नकल की और शकरकंद का एक रेशा खाया। तांग मिंगरुई के लिए शकरकंद छीलकर खाना निश्चित रूप से एक नया अनुभव था। दाशुन राजवंश के व्यंजन आमतौर पर नमकीन होते थे, इसलिए इस तरह का मीठा और स्वादिष्ट व्यंजन उन्होंने पहली बार चखा था। वह एक रेस्टोरेंट का व्यवसाय चलाते थे और ग्राहकों की पसंद को सबसे बेहतर समझते थे। कई महिलाएं और बच्चे मिठास पसंद करते थे। रेस्टोरेंट के रसोइये ने विशेष रूप से 2 मीठे व्यंजनों पर शोध भी किया था। हालांकि वे 2 व्यंजन वास्तव में महिलाओं और बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन इस शकरकंद के लच्छों की तुलना में उनके स्वाद और बनावट में जमीन आसमान का अंतर था। 9वें भाई, क्या आप मुझे इस व्यंजन को पकाने की विधि बेच सकते हैं? पकाने की विधि आपको मुफ्त में दी जा रही है, मो जियुए ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। क्योंकि कल रात उनकी पत्नी ने यही निर्देश दिया था। अपने पिछले जीवन में हे जिरान ने भी पुनर्जन्म वाले उपन्यास पढ़े थे। कई महिला नायिकाएं रेसिपी बेचकर अपना पहला मुनाफा कमाती थीं। हालांकि बेची गई रेसिपी की कीमत अधिकतम 1000 तायल से अधिक हो सकती थी, लेकिन उनका ऐसा करने का इरादा नहीं था, खासकर तब जब रेसिपी की ज़रूरत तांग मिंगरुई को थी। वे दोनों हमेशा व्यापार में सहयोग करते थे और तांग मिंगरुई मो परिवार के साथ बहुत स्पष्टवादी थे और उन्होंने मुनाफे के बंटवारे में कभी छोटी चालें नहीं चली क्योंकि मो परिवार व्यवसाय में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता था। हेजिरान को लगा कि ऐसा सहयोगी साथी दुर्लभ और कीमती है। इसके अलावा उन्हें रेसिपी बेचने से मिलने वाले छोटे से मुनाफे की परवाह नहीं थी। शकरकंद को ऊंचे दाम पर बेचने के लिए उनके साथ मेल खाने वाले अच्छे खाना पकाने के तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मो जियुए के साथ अधिक संपर्क होने के कारण तांग मिंगरुई भी जानते थे कि वह किस तरह के स्वभाव के व्यक्ति हैं। वह कितना भी विरोध क्यों न करें, पति पत्नी जो कहते थे उस पर इसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था। चूंकि ऐसी बात है तो मैं अब 9वें भाई के साथ और शिष्टाचार नहीं दिखाऊंगा। मैं भविष्य में शकरकंद के साथ उच्च मुनाफा कमाने की पूरी कोशिश करूंगा और 9वें भाई और 9वीं बहन को मुनाफे में हिस्सा दूंगा। मो जियुए को ऐसे स्पष्ट लोगों के साथ व्यवहार करना पसंद था। ठीक है, शकरकंद से होने वाला मुनाफा हमारे दोनों परिवारों के लिए है, इसलिए भाई टांग को रेसिपी के मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब दोनों पुरुष बात कर रहे थे तब लेनेर और यूएर ने प्रत्येक व्यक्ति को शकरकंद के दलिया का एक और कटोरा परोसा। तांग मिंगरुई ने इसे चखने के बाद इसकी प्रशंसा करना जारी रखा। इतना ही नहीं, मेज पर शकरकंद के केक और तले हुए शकरकंद के पकौड़े भी थे। तांग मिंगरुई के लिए ये सब बिल्कुल उच्च श्रेणी का व्यंजन था। भोजन के बाद मो जियुए ने शकरकंद के व्यवसाय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एक कमरे में तांग मिंगरुई के साथ निजी बातचीत की। चूंकि तांग मिंगरुई के साथ सहयोग लाभ साझा करने के रूप में था, इसलिए किसी भी पक्ष को शकरकंद की लागत की परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी। मो जियुए ने उस कीमत को भी नहीं छुपाया जिस पर उन्होंने सरकार को बीज के रूप में शकरकंद बेचे थे, खासकर इसलिए क्योंकि यहाँ तांग मिंगरुई को शकरकंद के लिए केवल 1 साल का विशेष सौदा ही मिल सका, क्योंकि अगले साल से यून सिटी के आम लोग बड़े पैमाने पर शकरकंद उगाएंगे। जब शकरकंद पक जाएंगे तो वे अब यून सिटी में एक दुर्लभ खाद्य पदार्थ नहीं रहेंगे। तब तक यदि तांग मिंगरुई अभी भी शकरकंद का उपयोग करके बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो इसकी लगभग कोई संभावना नहीं होगी। तांग मिंगरुई भी इस सच्चाई को स्पष्ट रूप से समझते थे। वह लालची नहीं थे। आखिरकार मो परिवार के पास अभी भी बहुत सी अच्छी चीजें थीं। सिर्फ इन 50,000 कटी कैटीज शकरकंद से ही वह पूरी तरह से भाग्य बना सकते थे।
इसके अलावा 9वें भाई और 9वीं बहन ने उल्लेख किया था कि अगले साल मो परिवार के पहाड़ पर फलों के पेड़ों की पैदावार बहुत अधिक होगी। उन्होंने मो परिवार के कई तरह के फल भी चखे थे। कोई भी फल हो, वह दुनिया के बेहतरीन व्यंजनों के बराबर था। जेवर का व्यवसाय भी था जिसका जिक्र 9वें भाई और 9वीं बहन ने पहले किया था। मिल्क पाउडर, दूध का पाउडर नामक उत्पाद को भी संसाधित किया जा सकता था। कहा जाता था कि मिल्क पाउडर संरक्षण के लिए बहुत फायदेमंद था। बस इसे फिर से बनाने के लिए गर्म पानी मिलाना पड़ता था। संक्षेप में, अनगिनत व्यवसाय थे जिनमें वह मो परिवार के साथ सहयोग कर सकते थे, और वह इस बात से हतोत्साहित नहीं होंगे कि शकरकंद का भारी मुनाफा केवल 1 वर्ष तक चलेगा। टांग मिंगरुई अच्छे मूड में थे। साथ ही उन्होंने एक पल भी बर्बाद किए बिना अपनी सामान्य व्यावसायिक शैली बनाए रखी। अगले दिन वह रेस्टोरेंट के रसोइये को जिलिंग गांव ले आए और यूएर ने उन्हें शकरकंद के व्यंजनों को पकाने के कई तरीके सिखाए। शकरकंद के व्यंजन पकाने के तरीके बहुत कठिन नहीं थे। मुख्य लाभ यह था कि व्यंजन बिल्कुल नए और अनोखे थे। जब रसोइया सीख रहा था, तब टांग मिंगरुई भी शकरकंद से लदी कई गाड़ियां ले गए। 4 या 5 दिनों तक व्यस्त रहने के बाद मो परिवार के खेतों के सभी शकरकंद मिंग हुआइनिंग और टांग मिंगरुई द्वारा पूरी तरह से ले लिए गए। जहां तक उनके अपने परिवार के उपभोग की बात थी, उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हेजिरान के स्पेस दिव्य स्थान में उतनी मात्रा थी जितनी जरूरत थी। समय तेजी से बीत गया। अगस्त की शुरुआत में मो परिवार में फिर से एक जीवंत दृश्य था। यह मो जियुए और हेजिरान के जुड़वां बच्चों के लिए 1 महीने का उत्सव भोज सेलिब्रेशन बैंक्वेट था। हाल ही में जो कुछ हुआ था कहते थे। सरल बनाने का मतलब यह नहीं था कि जश्न नहीं मनाना है, वे बस अपने परिवार के सदस्यों के साथ मौज मस्ती करना चाहते थे। लेकिन वे ग्रामीणों के उत्साह को अस्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने पहले ही उपहार और बधाई भेज दी थी। ऐसी परिस्थितियों में सभी के सत्कार के लिए कुछ मेजें भोज न लगाना अनुचित होता। इसलिए जिस दिन दोनों बच्चे 1 महीने के हुए, मो परिवार ने रिश्तेदारों और दोस्तों के मनोरंजन के लिए फिर से भोज का आयोजन किया। ये दिन न केवल जुड़वा बच्चों के लिए 1 महीने का उत्सव था, बल्कि मो परिवार के मक्के के पकने का समय भी था। अन्यथा मो जियुए ने 1 या 2 दिन पहले ही मक्का काटने के लिए जनशक्ति संगठित कर ली होती। हालांकि आज मो परिवार का भोज सामान्य से बहुत अलग था। मुख्य भोजन सामान्य चावल और स्टीम्ड बन्स नहीं था, बल्कि मक्के के केक, मक्के का दलिया और उबले हुए मक्के से बदल दिया गया था। इन मुख्य खाद्य पदार्थों के अलावा 2 व्यंजनों में मक्के का उपयोग एक सामग्री के रूप में किया गया था। एक व्यंजन पाइन नट कॉर्न था, जो एक बहुत ही आम आधुनिक व्यंजन था। दूसरे में हॉट पॉट की सामग्री में से एक मक्का था। मो परिवार ने मक्के के साथ इतने प्रकार के भोजन बनाने का विकल्प केवल एक उद्देश्य के लिए चुना था, और वह ये था कि आज भोज में शामिल होने वाले लोग इस प्रकार के उच्च उपज देने वाले और स्वादिष्ट भोजन को अच्छी तरह समझ सकें। निश्चित रूप से इसका प्रभाव अद्भुत था। जिलिंग गांव के ग्रामीणों को तब पछतावा हुआ जब उन्होंने सुना कि यह वही चीज थी जिसे उन्होंने मो परिवार को न उगाने की सलाह दी थी। एक एक करके वे खुद को थप्पड़ मारना चाहते थे, खासकर जब उन्होंने मो जियुए से सुना कि स्वादिष्ट मक्का प्रति मु 1000 कटी से अधिक उपज दे सकता है, तो वे अपने शब्दों पर पछताने लगे। खासकर झाओ लिजिंग को अचानक अपराधबोध महसूस हुआ। वह वही था जिसने शुरुआती वसंत में मो परिवार द्वारा इन फसलों को उगाने का सबसे कड़ा विरोध किया था। इसलिए आज उसने सबसे ज्यादा सम्मान खोया। बाकी सब तो छोड़िए, मक्के के केक का स्वाद ही उन मोटे अनाज के केकों से कहीं बेहतर था जो वे आमतौर पर खाते थे। उबला हुआ मक्का और मक्के का दलिया खाते खाते और भी सुगंधित लगता था। इतनी अधिक उपज के साथ इतना स्वादिष्ट भोजन। अगर उसने मो जियुए पर पहले विश्वास किया होता और ग्रामीणों को साथ में कुछ उगाने के लिए प्रोत्साहित किया होता, तो भले ही ये मक्के चांदी पैसे में कितने भी मूल्य के क्यों न हो, कम से कम घर में सर्दियों में भूखे मरने की चिंता तो नहीं होती। झाओ लिजिंग जितना अधिक इसके बारे में सोचता, उतना ही अधिक चिड़चिड़ा होता गया। यहाँ तक कि भोज की शुरुआत से अंत तक उसने कुछ खास नहीं कहा। इसके विपरीत फोंग चुवांझो और जीतियानहाई थे। क्योंकि उन्हें मो जियुए और हेजिरान पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने वसंत शुरू होते ही बिना किसी हिचकिचाहट के मक्का और शकरकंद उगाने का अनुसरण किया। शकरकंद के बारे में तो कहना ही क्या। कुछ दिन पहले जब मो परिवार ने उन्हें खोदने के लिए लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, तो उनके पूरे परिवारों ने भी कटाई में भाग लिया था। फोंग और जी परिवारों के पास खेती योग्य भूमि कम थी और स्वाभाविक रूप से वे मो परिवार जितना अधिक नहीं लगा सकते थे। इसके अलावा उनके मन एक उज्ज्वल दर्पण की तरह साफ थे। वे जानते थे कि मो परिवार द्वारा लगाई गई फसलों को चांदी की एक बड़ी राशि के बदले चूंकि मो परिवार ने उन्हें साथ में खेती करने की अनुमति देने की उदारता दिखाई थी, इसलिए वे निश्चित रूप से मो परिवार के व्यवसाय को खराब नहीं कर सकते थे। इसलिए मो जियुए के याद दिलाए बिना ही फोंग और जी परिवारों ने काटी गई शकरकंद को सर्दियों के दौरान भोजन के लिए अपने स्वयं के अन्न भंडार में स्वचालित रूप से जमा कर लिया। इसके बावजूद दोनों परिवार पहले से ही बहुत संतुष्ट थे। वे अब कुलीन नहीं थे, बल्कि सम्राट द्वारा निर्वासित किए गए लोग थे।
उत्तर पश्चिम में इतने आरामदायक जीवन जीने में सक्षम होना पूरी तरह से मो परिवार की देखभाल की बदौलत था। यदि वे मो परिवार द्वारा दिए गए एहसान को भूल जाते और उनके व्यवसाय पर कब्जा करने की कोशिश करते तो क्या यह उपकार का बदला शत्रुता से चुकाना नहीं होता। संक्षेप में, फोंग चुवानजो और जी तियानहाई इस मामले को बहुत स्पष्ट रूप से समझते थे और कभी भी मो परिवार के हितों के लिए हानिकारक कुछ नहीं करते थे। इसके अलावा वे अब वास्तव में संतुष्ट थे। घर की महिलाएं मो परिवार के साथ मिलकर गुड़िया डॉल्स बनाती थीं। इससे न केवल आय अधिक थी बल्कि यह स्थिर भी थी, जिससे परिवार की आय बनी रहती थी। खेती के व्यस्त मौसम के दौरान खेतों में काम करने के अलावा पुरुष बाहर पढ़ाने जा सकते थे, इसलिए भले ही दिन उतने गौरवशाली नहीं थे जितने कि राजधानी में थे, लेकिन वे आरामदायक थे। हुकूम का तो जिक्र करने की भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने भी मो परिवार के साथ शकरकंद और मक्का लगाया था। उन्होंने सेहयुवान चौकोर आंगन वाले घर बनाने की तकनीक में महारत हासिल कर ली थी और उनके पास काम के इतने ऑर्डर थे कि कर्मचारी थे जिन्हें हर दिन बहुत सारे भोजन की आवश्यकता होती थी। उनके द्वारा उगाए गए शकरकंद और मक्का पूरी तरह से उनके कर्मचारियों के भोजन के लिए रखे गए थे और उनका इन्हें बेचने का कोई इरादा नहीं था। कुल मिलाकर आज मो परिवार के भोज में दिखाई देने वाले मक्के ने वहां मौजूद सभी लोगों को प्रभावित कर दिया। ग्रामीण और भी अधिक पछता रहे थे। मो परिवार ने अभी तक बहुत अधिक मक्का नहीं काटा था, इसलिए उन्हें पैदावार का पता नहीं था। सिर्फ इसके लाजवाब स्वाद के आधार पर ही इसने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया था। हालांकि मिंग हुआइनिंग सरकार द्वारा मक्के के बीज खरीदने के बारे में मो जियुई से बात करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन वे कोई अनुचित व्यक्ति नहीं थे। आखिरकार जियू के 9वें भाई और जियू मेई 9वीं बहन ने उनसे वादा किया था कि मो परिवार के उच्च उपज वाले सभी अनाज अगले साल के लिए बीज के रूप में सरकार को बेचे जा सकते हैं। भले ही वह उत्सुक थे, लेकिन एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। भतीजे और भतीजी का एक महीने का उत्सव 1 मंथ सेलिब्रेशन सबसे महत्वपूर्ण था। टांग मिंगरुई और मिंग हुआइनिंग के विचार लगभग एक जैसे थे, लेकिन उन्होंने इस अवसर की गरिमा के कारण कुछ भी कहे बिना धैर्य बनाए रखा। दोनों नन्हे रत्न गहरी नींद में सो रहे थे। दादी मो और मैडम हे ने एक एक को अपनी गोद में लिया हुआ था। इस मौसम में मौसम न तो ठंडा था और न ही गर्म, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी कि छोटों को कोई असुविधा होगी। दाशुन राजवंश में जुड़वा बच्चों को सफलतापूर्वक जन्म देना ही दुर्लभ था। मो परिवार की तरह एक लड़का और एक लड़की का होना तो दूर की बात थी। आम लोगों की नज़र में यह एक पूर्ण और शुभ जोड़ी थी। मो परिवार का सौभाग्य असीम था। वे यहाँ तक मानते थे कि जू और मिंगजू जन्म से ही सौभाग्य लेकर आए हैं। बच्चों की किस्मत का थोड़ा सा हिस्सा पाने के लिए हर कोई दोनों नन्हों के करीब जाना चाहता था। इतने सारे लोगों के होने पर सावधानी बरतने के बावजूद शोर होना लाजिमी था। जू अपनी दादी की गोद में चैन की नींद सो रहा था। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और आंखें खोल दीं। अपने प्यारे पोते को भौहें सिकुड़ते देख मैडम हे तुरंत हंस पड़ीं। उन्होंने अपने बगल में बैठी दादी मो से कहा, सासू माँ देखिए, मेरा प्यारा पोता जाग गया है और उसे तो भौहें सिकुड़ना भी आता है। दादी मो मिंगजू को गोद में लिए हुए देखने के लिए झुकीं। वास्तव में जैसा कि मैडम हे ने कहा था, जू उन्हें देखकर अपनी भौहें सिकुड़ रहा था। वह स्पष्ट रूप से नाखुश दिख रहा था। अगर कोई दूसरा बच्चा होता तो भौहें सिकुड़ने के बाद वह निश्चित रूप से जोर जोर से रोने लगता। हालांकि जू ने ऐसा नहीं किया। वह बस नाखुश था और अपनी बहन की तरह आसानी से नहीं रोता था। इस भाव ने दोनों बुजुर्ग महिलाओं का दिल जीत लिया। मेरे प्यारे पोते, अगर तुम नाखुश हो तो बस रो लो, खुद को मजबूर मत करो। अपने 9 बेटों के बारे में सोचते हुए दादी मो को याद आया कि उनमें से हर एक बचपन से ही इसी तरह मजबूत था। जब वे बड़े हुए और युद्ध के मैदान में गए, चाहे वे कितने भी गंभीर रूप से घायल क्यों न हुए हों, उन्होंने कभी उन्हें आंसू बहाते नहीं देखा था। उस समय एक माँ के रूप में उन्हें गर्व महसूस होता था कि उनके बेटे भावनात्मक रूप से इतने सख्त थे। इस कठोरता ने क्या परिणाम दिया? इसने पूरे मो परिवार को निर्वासित करने का शाही आदेश दिया। नई बहुओं को शादी करते ही गुप्त रूप से जहर दिया गया और बेटों को एक एक करके गुप्त रूप से खत्म किया गया। वर्तमान दादी मो अब समझ गई थीं। भविष्य में मो परिवार अब अपने बेटों को इतना सख्त नहीं बनाएगा और उन्हें साधारण परिवारों के बच्चों की तरह होना चाहिए, जिनके अपने सुख, क्रोध, दुख और आनंद हों। लेकिन उनका कीमती पोता स्वभाव से ही सख्त था। अपने जन्म के बाद से वह कितनी बार रोया था, इसे उंगलियों पर गिना जा सकता था। यहाँ तक कि जब किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी तो वह हमेशा मिंगजू की होती थी। जू बस नाखुश होता था और ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह भौहें सिकुड़ता था। मैडम हे ने उस चुभते हुए दर्द का अनुभव नहीं किया था जैसा कि दादी मो ने किया था, इसलिए उन्होंने उस गहराई से नहीं सोचा। हमारा जू सख्त है, बिल्कुल मो परिवार के पुरुषों की तरह है। वह इतना छोटा है लेकिन आसानी से आंसू नहीं बहाता। जैसे ही दोनों बुजुर्ग महिलाओं ने यहाँ जू के बारे में बात की, मेहमानों को आते देख मैडम हे ने जू का छोटा चेहरा सभी को देखने के लिए दिखा दिया। जू को देखते ही ग्रामीणों ने तुरंत प्रशंसा की।
हे भगवान, मैंने पहली बार इतना गोरा और गोल-मटोल बच्चा देखा है। सही कहा, जरा इस बच्चे की भौहें और आंखें तो देखिए, ये बेहद सुंदर क्यों नहीं होंगी। उनका लहजा कुछ बड़ा चढ़ाकर कहा गया था, लेकिन वास्तव में ऐसा ही था। मोजियुए और हेजिरान दोनों ही दिखने में असाधारण थे। ऐसी प्रीमियम आनुवंशिक विरासत दूसरों के पास नहीं थी। सिर्फ गर्भावस्था के दौरान हेजिरान ने जो पूरक आहार सप्लीमेंट्स लिए थे, वे इस युग में उपलब्ध नहीं थे। ग्रामीण कड़वा जीवन जीते थे, अक्सर गर्भवती होने पर भरपेट खाना भी नहीं खा पाते थे, किसी भी सप्लीमेंट की बात तो दूर की बात थी। ग्रामीण वास्तव में पहली बार इतना सुंदर बच्चा देख रहे थे और उन सभी को लगा कि यह मो परिवार पर स्वर्ग की कृपा है। इस समय हेजिरान, जिन्होंने अभी अभी अपना प्रसव एकांत कन्फाइनमेंट पूरा किया था, अपनी भाभीयों से घिरी हुई वहां आईं। न केवल ग्रामीण ऐसा सोचते थे, बल्कि खुद मो परिवार भी ऐसा ही मानता था। सबसे बड़ी भाभी ने मैडम हे को प्यार से जू को पकड़े हुए देखा और धीरे से कहा, हमारे जू और मिंगजू 1 महीने के हो गए हैं और अभी तक उनके पास औपचारिक नाम नहीं है। ये रत्न मेरे मो परिवार के लिए स्वर्ग का आशीर्वाद हैं। उनके नाम बहुत साधारण नहीं होने चाहिए। सही बात है, हमारे जू और मिंगजू के नाम सार्थक होने चाहिए, दूसरी भाभी ने सहमति जताई। जब बच्चों के नामकरण की बात आई तो सभी ने मां के रूप में हे जिरान की ओर देखा। दादी मो ने कहा, जिरान, जब बच्चे पैदा हुए थे तब तुम्हारे ससुर ने पहले ही कह दिया था कि उनके नाम तुम्हारे और जियुए द्वारा तय किए जाने चाहिए। मैंने दूसरे दिन जियुए से पूछा और उसने कहा कि वह तुम्हारी बात सुनेगा। क्यों न तुम अभी मेरे प्यारे पोते और पोती को नाम दो। सही कहा भाभी, आप हम सभी भाभियों में सबसे अधिक जानकार हैं। आप जो नाम चुनेंगी वे निश्चित रूप से सुनने में अच्छे होंगे, 8वीं भाभी ने हे जिरान को धक्का देते हुए कहा। बेशक हे जिरान अपने बच्चों का नाम रखने से पीछे नहीं हटेंगी। एकांतवास के दौरान खाली बैठे हुए उन्होंने कई नामों के बारे में सोचा था, लेकिन अंततः उन्होंने खुद ही उन सबको खारिज कर दिया था। उन्होंने स्वीकार किया कि वह नाम रखने में बहुत अच्छी नहीं थीं। अब इतने सारे लोगों के आग्रह के साथ और बच्चे 1 महीने के हो गए थे बिना किसी उचित नाम के, जो कि थोड़ा अजीब लग रहा था। हेजिरान ने अचानक अपनी भाभी की कही बात के बारे में सोचा कि ये दोनों बच्चे मो परिवार के लिए स्वर्ग का आशीर्वाद ब्लेसिंग हैं। चूंकि ऐसी बात थी तो क्यों न बच्चों का नाम रखने के लिए आशीर्वाद या उपहार शब्द का इस्तेमाल किया जाए। कुछ देर सोचने के बाद वह बोली, चूंकि हर कोई महसूस करता है कि जू और मिंगजू स्वर्ग के आशीर्वाद हैं, तो क्यों न हम जू को टियानसी कहें। रही बात मिंगजू की, तो चलिए उसे जिंगन पुकारते हैं। तियानसी के अर्थ के लिए बहुत अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। इसका शाब्दिक अर्थ था वह खजाना जो स्वर्ग ने मो परिवार को प्रदान किया है। जिंग एन के नाम पर चर्चा थोड़ी बड़ी थी। भाभी, उसे जिंग एन क्यों कहा जा रहा है? दूसरी भाभी ने पूछा। जिंग एक महिला की छरहरी काया, सुंदर व्यवहार और प्रतिभा एवं चमक को दर्शाता है। मुझे उम्मीद है कि मिंगजू बड़ी होकर एक सुंदर, शालीन और प्रतिभाशाली महिला बनेगी। एन अक्षर जब जू के ची अक्षर के साथ मिलता है तो इसका अर्थ होता है कि ये दोनों भाई बहन पूरी तरह से स्वर्ग के आशीर्वाद और कृपा के प्रतीक हैं। हेजिरान ने नामों का कारण समझाया। उनका स्पष्टीकरण सुनकर सभी ने प्रशंसा की। 9वीं भाभी वास्तव में बहुत ज्ञानी है। उन्होंने बच्चों के लिए जो नाम चुने हैं वे सार्थक भी हैं और सुनने में सुखद भी। सही कहा, तियानसी स्वर्ग का उपहार और जिंग एन सुंदर, शालीन और प्रतिभाशाली। भाभियां दोनों बच्चों को दिए गए अच्छे नामों की प्रशंसा करती रहीं और बूढ़ी श्रीमती दादी मो ने भी इसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया। अच्छे नाम हैं। जू को तियानसी कहा जाएगा और मिंगजू को जिंग एन। कल जब तुम्हारा 8वां भाई पदोन्नत होगा तो उससे इन नन्हों के नाम घरेलू रजिस्टर हाउसहोल्ड रजिस्टर में दर्ज कराने में मदद करने के लिए कहना। हालांकि ये जिरान ने जुड़वा बच्चों के नाम अचानक ही सोच लिए थे, लेकिन वह खुद भी उनसे बहुत संतुष्ट थीं। उनके बच्चों को दिखावटी नामों की जरूरत नहीं थी, जब तक कि अर्थ अच्छा हो और वे बोलने में सुखद हों। 1 महीने के उत्सव भोज के बाद निश्चित रूप से मेहमानों और मेजबानों ने एक सुखद समय बिताया। जैसे जैसे लोग धीरे धीरे जाने लगे, अंततः टांग मिंगरुई के आगे आने का समय आ गया। भोजन के दौरान अन्य लोग इस बात की प्रशंसा कर रहे थे कि मक्का कितना स्वादिष्ट है, जबकि वह अकेले अलग सोच रहे थे। मो परिवार के मक्के के व्यवसाय के साथ सहयोग करने के मामलों पर विचार कर रहे थे। हालांकि मिंग हुआइनिंग टांग मिंगरुई की तरह दिखावा नहीं कर रहे थे, लेकिन वे भी लंबे समय से मक्के के बारे में सोच रहे थे। अब जब दोनों बच्चों का पेट भर गया था तो वे अपनी मां को नहीं ढूंढ रहे थे और काफी समय से उनकी चाचियां भाभियां उन्हें लाड़ प्यार करने के लिए गोद में लिए हुए थीं। मो जियुए और हेजिरान ने बहुत पहले ही गौर कर लिया था कि मिंग हुआइनिंग और टांग मिंगरुई का मन कहीं और है, इसलिए मेहमानों की आखिरी लहर को विदा करने के बाद दंपत्ति ने उन्हें अपने आंगन में बुलाया। इस समय शरद ऋतु की ताज़ा हवा का मौसम था और बाहर का तापमान बहुत सुहावना था। कई लोग आंगन में अंगूर की बेलों के नीचे बैठ गए।
अंगूर पक गए थे और हेजिरान 1 महीने से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। आंगन में साधारण जंगली अंगूर लगाए गए थे, लेकिन क्योंकि वे स्पेस दिव्य स्थान में पैदा हुए थे, इसलिए फल जंगली पहाड़ी अंगूरों की तुलना में थोड़े बड़े थे। इसके बावजूद वे अभी भी इतने खट्टे थे कि मुंह सिकोड़ना पड़ जाए। यदि ऐसा न होता तो मो जियुए ने बहुत पहले ही लोगों को उन्हें तोड़ने के लिए बुला लिया होता। उन्हें व्यक्तिगत रूप से महसूस होता था कि अंगूर खाने में बहुत खट्टे हैं, इसलिए उन्हें तोड़ने और किसी के न खाने पर बर्बाद करने के बजाय उन्हें सजावट के रूप में बेलों पर ही छोड़ देना बेहतर था। लेकिन हेजिरान ऐसा नहीं सोचती थीं। उन्हें लगा कि ये जंगली अंगूर वाइन शराब बनाने के लिए सबसे अच्छे हैं। अपने पिछले जीवन में उन्होंने केवल दूसरों को जंगली अंगूरों का उपयोग वाइन बनाने के लिए करते देखा था और खुद इसे आजमाया नहीं था। इसलिए उन्होंने बहुत अधिक जंगली अंगूर की बेलें नहीं लगाई थीं। अब जब अंगूर पक गए थे तो हेजिरान का दिमाग सक्रिय हो गया। वह सबके आंगन में लगे जंगली अंगूरों का उपयोग करके वाइन बनाने की कोशिश करना चाहती थीं। यदि ये सफल रहा तो अगली वसंत ऋतु में वह पहाड़ों में बड़ी मात्रा में जंगली अंगूर लगाएंगी। ऐसा लग रहा था कि इस मामले को भी जल्द से जल्द कार्यसूची एजेंडा में शामिल करना होगा। इस तरह के जंगली अंगूर मेंग हुआइनिंग और टांग मिंगरुई के लिए अपरिचित नहीं थे। आमतौर पर साधन संपन्न परिवार अपने पिछवाड़े में कुछ पौधे लगाते थे ताकि गर्मियों में उन्हें छायादार स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। दोनों को ये भी पता था कि जंगली अंगूर बहुत खट्टे होते हैं और उन्होंने मान लिया कि मो परिवार ने उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि वे खाने लायक नहीं थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बैठने के बाद मेंग हुआइनिंग और टांग मिंगरुई लगभग एक ही समय में बोले, नौवे भाई, नौवीं भाभी, आप सरकार को मक्के के बीज बेचने के अपने वादे से पीछे तो नहीं हटेंगे, है ना? नौवे भाई, नौवीं भाभी, यह मक्का बहुत पैसा कमा सकता है, आप यह व्यवसाय नहीं छोड़ेंगे, है ना? इन दोनों की बातों ने मो जियुए और हेजिरान को हंसा दिया। अब जब हेजिरान प्रसव के बाद के एकांतवास से बाहर आ गई थीं, तो व्यापार के मामले स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा ही संभाले जा रहे थे, क्योंकि मो जियुए के पास पत्नी जैसा कौशल और दिमाग नहीं था। थोड़ी देर हंसने के बाद हेजिरान बोली, निश्चिंत रहें, हम वादे से पीछे नहीं हटेंगे। हेजिरान को ऐसा कहते देख दोनों लगभग एक साथ खड़े हो गए और अपनी मुट्ठियां बांधी। तो धन्यवाद नौवे भाई और नौवीं भाभी। हम कल व्यक्तिगत रूप से लोगों को मक्का काटने के लिए ले जाने की योजना बना रहे हैं। प्रति म्यू पैदावार तय होने के बाद कीमत निर्धारित की जाएगी, आप अधीर न हो। इसके अलावा चाहे मक्के का उपयोग बीज के लिए किया जाए या इसे पीसकर मक्के का आटा बनाया जाए, इसे संसाधित करने से पहले सुखाने की आवश्यकता होती है। ताज़ा मक्के से केवल सीमित प्रकार के भोजन ही बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए आज खाया गया पफ्ड कॉर्न और वन पॉट डिश ताज़ा मक्के का उपयोग करते हैं। इस समय मेंग हुआइनिंग और टांग मिंगरुई हेजिरान के स्पष्टीकरण को सुनने की स्थिति में ही नहीं थे। वे बस इतना जानना चाहते थे कि वे मो परिवार द्वारा उत्पादित मक्का कब खरीद सकते हैं। खासकर टांग मिंगरुई की आंखें उन अंतहीन व्यावसायिक अवसरों से भरी थीं जो मक्का पैदा करेगा। वह इसे जितनी जल्दी हासिल करते उतनी ही जल्दी चांदी कमा सकते थे। नौवीं भाभी, मक्के को सूखने में कितना समय लगता है? प्रति मुंह पैदावार के लिए आमतौर पर इसकी गणना सूखे और छिले हुए मक्के के वजन के आधार पर की जाती थी। खासकर जब से मो परिवार के मक्के की अभी तक कटाई नहीं हुई थी, हेजिरान वास्तव में इसका अनुमान नहीं लगा सकती थी। हालांकि स्पेस में होने वाली फसल के आधार पर सूखे मक्के की प्रति मुंह उपज 1800 कटी तक पहुंच सकती थी। लेकिन आखिर वह स्पेस था, इसे बाहर उगाते हुए हेजिरान इतनी अधिक उपज की गारंटी देने की हिम्मत नहीं कर सकी। मेंग हुआइनिंग को थोड़ा सुकून देने के लिए कुछ पल सोचने के बाद हेजिरान ने कहा, अगर मैं सही अनुमान लगा रही हूं तो मक्के की प्रति मुंह उपज 1300 से 1500 कटी के बीच होनी चाहिए। क्या? नौवीं भाभी, आपने कहा कि मक्के की प्रति मुंह उपज 1300 से 1500 कटी तक पहुंच सकती है। मेंग हुआइनिंग अब शांत नहीं रह सके, वे उत्तेजित होकर खड़े हो गए, उनके शब्द कांप रहे थे। ये ज्ञात होना चाहिए कि सरकार का मक्के के बीज खरीदने का उद्देश्य ये था कि आम लोग उच्च उपज देने वाली अनाज की फसलें उगाने में सक्षम हों। भले ही आम लोग बहुत अधिक मक्का लगाएं, लेकिन अपने मितव्ययी स्वभाव के कारण वे मो परिवार की तरह पफ्ड कॉर्न और वन पॉट डिश जैसी चीजें बनाने के लिए इसका लापरवाही से उपयोग नहीं करेंगे। अधिकांश लोग इसे पीसकर मक्के का आटा बनाना चुनेंगे ताकि यह उनके परिवार के लिए मुख्य भोजन का काम कर सके। मेंग हुआइनिंग इतने उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने एक ऐसी संख्या सुनी थी जो उनके लिए खगोलीय अविश्वसनीय थी। सूखने के बाद मक्के की प्रति मुंह उपज वास्तव में 1000 कटी कैटीज से अधिक हो सकती थी। ये ज्ञात होना चाहिए कि आम लोग आमतौर पर जो बाजरा या अनाज उगाते हैं उसमें भूसी से बने मोटे आटे को मिलाकर भी प्रति मुंह उपज मुश्किल से 300 कटी होती है, और वह भी तब जब साल अच्छा हो। एक बार जब साल खराब हो जाता है तो उत्पादन कम होना एक छोटी बात होती है, और गंभीर मामलों में तो ये कहा जा सकता है कि फसल बिल्कुल नहीं होती।
फसलों की कम उपज के साथ सरकार द्वारा एकत्र किया गया कर भी बहुत सीमित होता है। यहाँ तक कि अकाल के समय आपदा राहत के लिए अन्न भंडार खोलने पर भी बहुत अधिक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, जिससे अनगिनत आम नागरिक भूख से मर जाते हैं। यदि फसलों की उपज अधिक हो तो स्थिति अलग होगी। जब सरकार कर के रूप में फसलों का 30% हिस्सा लेगी तो वह मूल फसल की कुल उपज से भी अधिक के बराबर होगा। यदि ऐसा होता है तो प्राकृतिक आपदाओं के समय आम लोगों की आजीविका के बारे में कोई चिंता नहीं रहेगी। फिलहाल नौवीं बहन जिरान मक्के के बीजों की विशिष्ट कीमत बताने में असमर्थ थीं। भले ही कीमत उनके बजट से बाहर हो, फिर भी उन्हें सभी बीजों को प्राप्त करने का रास्ता खोजना ही होगा। नौवीं बहन, मैं मक्के के बीजों की खरीद के लिए धन जुटाने के लिए अभी या मैं सरकारी कार्यालय वापस जाऊंगा। इतना कहकर मेंग हुआइनिंग जाने ही वाले थे। उनके पास चांदी जुटाने के लिए केवल 3 दिन थे और यह मामला बेहद जरूरी था। यदि मेंग हुआइनिंग को कहीं से धन जुटाना होता तो वह केवल अनिच्छा से ही प्रीफेक्ट प्रांतीय अधिकारी के पास जाकर कुछ रास्ता निकालने की कोशिश कर सकते थे। प्रीफेक्ट नया आया था और उनके बीच ज्यादा संपर्क नहीं था। हालांकि पिछली बार 200 मृत अधिकारियों के मामले को प्रीफेक्ट ने जिस तरह से संभाला था, उससे ये स्पष्ट था कि वह विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति नहीं था। मेंग हुआइनिंग को उससे बहुत अधिक उम्मीदें लगाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन प्रीफेक्ट से मदद मांगे बिना उन्हें फिलहाल कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए वे केवल अनिच्छा से एक कोशिश कर सकते थे। जब ही जिरान पहले घर गई थी तो उन्होंने उल्लेख किया था कि सरकार का कर राजस्व लगभग समाप्त हो गया है। मेंग हुआइनिंग मक्के के बीज खरीदने के लिए धन जुटाने को लेकर चिंतित थे। उन्हें इतनी जल्दी में जाते देख मो जियुए ने उन्हें रोक लिया। क्या बहनोई पैसों की चिंता कर रहे हैं? उन्होंने अपनी पत्नी के साथ इस मामले पर पहले ही चर्चा कर ली थी। यदि सरकार मक्के के बीज खरीदने के लिए इतनी चांदी नहीं जुटा पाती तो वे अस्थायी रूप से उसे उधार दे सकते थे। वे मेंग हुआइनिंग को इतनी छोटी सी बात पर मुसीबत में नहीं डाल सकते थे। जब तक अगले साल मक्के की अच्छी फसल होगी, मेंग हुआइनिंग को उन्हें वापस भुगतान करने में कोई समस्या नहीं होगी। इस तरह पूछे जाने पर मेंग हुआइनिंग स्पष्ट रूप से थोड़े शर्मिंदा थे। मैं जियू भाई से कुछ नहीं छिपाऊंगा, सरकारी खजाना वास्तव में समृद्ध नहीं है और मैं शायद एक ऐसा अधिकारी हूं जो जनता के लाभ के लिए बहुत ही मितव्ययिता से शासन करता हूं। खजाने में निश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं बचा है। पिछली बार 2000 ताइल में शकरकंद खरीदने के बाद मुझे डर है कि सरकारी तिजोरी खाली हो गई है। हालांकि मो जियुए सरकारी हलकों में ज्यादा उठते बैठते नहीं थे, लेकिन उन्होंने मो चुहान से सुना था कि प्रीफेक्ट किस तरह का व्यक्ति है। इस बात की पूरी संभावना थी कि यदि मेंग हुआइनिंग प्रीफेक्ट से मदद मांगने गए तो वे कठिनाइयों में पड़ जाएंगे। वास्तव में मेंग हुआइनिंग इस बात से अनजान नहीं थे। प्रीफेक्ट के पास जाकर कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करना उनके लिए केवल एक औपचारिकता थी। भले ही उन्हें प्रीफेक्ट से थोड़ी मात्रा में चांदी मिल जाए, लेकिन यह उनके लिए कुछ मददगार साबित होगी। इसके विपरीत यदि उन्हें इस यात्रा से कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो यह उन्हें प्रीफेक्ट का असली चेहरा स्पष्ट रूप से देखने का मौका देगा। मो जियुए उनके पास गए और उन्हें वापस उनकी मूल सीट पर ले आए। मेरी पत्नी और मैं जानते हैं कि सरकारी तिजोरी गरीब है और आप एक ऐसे अधिकारी हैं जो ईमानदारी के साथ शासन करते हैं और आम जनता की परवाह करते हैं, इसलिए खजाने में वास्तव में बहुत कम बचा होगा। पिछली बार शकरकंद खरीदने में 2000 ताइल खर्च हुए थे, जिसने संभवतः सरकारी भंडार को खाली कर दिया था। जैसे ही मेंग हुआइनिंग ने जियू भाई की बातें सुनी, उनका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। यह इसलिए है क्योंकि मैं अक्षम हूं और यून सिटी को समृद्ध बनाने में असमर्थ हूं। मजिस्ट्रेट मेंग अक्षम नहीं है। आपने जो किया है वह पहले से ही काफी अच्छा है, ये यून सिटी के सभी आम नागरिकों के लिए स्पष्ट है। हालांकि टांग मिंगरुई ने एक समय मेंग हुआइनिंग को प्यार में अपना प्रतिद्वंद्वी माना था, लेकिन वह एक सच्चाई भी स्पष्ट रूप से जानते थे कि वे दोनों जियुए और जिरान एक प्रेमी जोड़ा थे और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसमें वह सिर्फ इसलिए हस्तक्षेप कर सके क्योंकि वह चाहते थे। खासकर उस घटना के बाद जहां उन पर हत्या के लिए किसी को किराए पर लेने का झूठा आरोप लगाया गया था, मेंग हुआइनिंग ने उनका नाम इतनी जल्दी साफ करने में मदद की थी। टांग मिंगरुई के लिए वह मेंग हुआइनिंग के कर्जदार थे। टांग में प्रतिभाशाली नहीं है, लेकिन उत्तर पश्चिम में आने के बाद से जियू भाई और नौवीं बहन की बदौलत मैंने व्यवसाय करके काफी संपत्ति बनाई है। मैं मजिस्ट्रेट के मक्के के बीज खरीदने के लिए धन देने को तैयार हूं। वास्तव में टांग मिंगरुई को यह नहीं पता था कि मेंग हुआइनिंग ने दूसरे विचार के रूप में यही सोचा था। हालांकि यूनिवर्सिटी धनी नहीं था, लेकिन ये पूरी तरह से अमीर लोगों के बिना भी नहीं था। यदि वह प्रीफेक्ट के पास जाते और खाली हाथ वापस आते तो वह उन अमीर लोगों को मदद का हाथ बढ़ाने के लिए लामबंद करने की कोशिश करते। चूंकि टांग मिंगरुई ने खुद बोलने की पहल की थी, इसलिए उनके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। अनाज खरीदना सरकार का काम होना चाहिए था। बात बस इतनी है कि मुझे एक गरीब सरकारी तिजोरी विरासत में मिली है और मेरे पास वास्तव में उतनी चांदी नहीं है। चूंकि ऐसी बात है तो मैं यूनिवर्सिटी के आम नागरिकों की ओर से बॉस टांग को उनकी उदार सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं।
अपनी बात पूरी करने के बाद मेंग हुआइनिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के टांग मिंगरुई के सामने सिर झुकाया। हालांकि टांग मिंगरुई व्यापार में अच्छा कर रहे थे और प्रगति कर रहे थे, लेकिन वह अभी तक उस मुकाम तक नहीं पहुंचे थे जहां वह दाशुन राजवंश के सर्वोच्च व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध हो सकें। वर्तमान में कुछ पैसों के अलावा वह सिर्फ एक साधारण नागरिक थे। वह जिला मजिस्ट्रेट के इतने बड़े सम्मान झुककर अभिवादन को स्वीकार करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। टांग मिंगरुई ने जल्दी से बदले में सिर झुकाया। मजिस्ट्रेट मेंग बहुत विनम्र हैं। आम लोगों की मदद करना ऐसी चीज़ है जिसे टांग स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के करेंगे। मैं आपसे ऐसा शिष्टाचार स्वीकार नहीं कर सकता। मोजियुए और हेजिरान ने मूल रूप से यह कहने की योजना बनाई थी कि वे पहले सरकार को मक्के के बीज उधार देंगे। परिणामस्वरूप टांग मिंगरुई ने बीच में आकर बढ़त बना ली थी। चूंकि ऐसी स्थिति थी तो उन्हें अब चर्चा का केंद्र बनने की होड़ करने की आवश्यकता नहीं थी। शायद ये भविष्य में सर्वोच्च व्यापारी बनने की दिशा में टांग मिंगरुई का पहला कदम था। टांग मिंगरुई ने मूल रूप से सोचा था कि मेंग हुआइनिंग स्वीकार करने से पहले विनम्रता से मना करेंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतनी आसानी से सहमत हो जाएगा। वैसे भी ये केवल दिखावटी शब्द नहीं थे जो उन्होंने कहे थे, इसलिए चूंकि दूसरा पक्ष आसानी से मान गया तो वह भी औपचारिकता नहीं दिखाएंगे। ठीक है, टांग कल सरकारी कार्यालय यामेन में 10,000 ताइल चांदी भेज देगा। यदि वह पर्याप्त न हो तो कृपया मुझे बताएं, मजिस्ट्रेट मेंग। हालांकि मेंग हुआइनिंग को अभी भी ठीक से नहीं पता था कि मक्के के बीजों के लिए कितनी चांदी की आवश्यकता होगी, लेकिन 10,000 ताइल उनके लिए कोई छोटी राशि नहीं थी। यदि वे यूनिवर्सिटी के सभी व्यापारियों को दान देने के लिए बुलाते तो भी कुल राशि शायद इससे कम ही होती। वे जितना अधिक टांग मिंगरुई को देखते थे उन्हें उनका रवैया उतना ही पसंद आता था। मैं बॉस टांग की उदारता को याद रखूंगा। यदि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मैं मदद कर सकता हूं और जो सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करती है तो मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। हालांकि मक्के के बीज खरीदने के लिए चांदी का इंतजाम हो गया था, फिर भी मेंग हुआइनिंग ने प्रांत प्रीफेक्चर की यात्रा करने की योजना बनाई। वह 1 साल से यूनिवर्सिटी के जिला मजिस्ट्रेट थे और उन्होंने कभी किसी बात को लेकर प्रीफेक्ट को परेशान नहीं किया था। चूंकि यह मामला आम लोगों की आजीविका से जुड़ा था, इसलिए उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। इसके अलावा अब दोपहर हो चुकी थी। जब तक वह प्रांत कार्यालय पहुंचेंगे तब तक अंधेरा हो चुका होगा। ये और भी अच्छा था, प्रीफेक्ट को यह पता चलना चाहिए कि वह इतनी देर से मदद मांगने आए हैं, तो जरूर यह किसी तत्काल बड़ी घटना के संबंध में होगा। काफ़ी देर हो रही है, इसलिए मैं पहले प्रांत कार्यालय जाऊंगा। जियो भाई, 9वीं बहन, कृपया बॉस टांग से बातचीत जारी रखें। मेंग हुआइनिंग के जाने के बाद उन लोगों ने फिर से मक्के के बारे में चर्चा की। जियो भाई, 9वीं बहन, जैसा कि आप जानते हैं मैं अब एक रेस्टोरेंट व्यवसाय चला रहा हूं और आज ताजे मक्के से बने व्यंजन भी बहुत स्वादिष्ट थे। क्या आप मुझे कुछ ताज़ा मक्का भी बेच सकते हैं? बेशक हम भाई टांग को ताज़ा मक्का बेच सकते हैं, लेकिन ताज़ा मक्का लंबे समय तक नहीं रहता है और इसके पकने की अवधि बहुत कम समय की होती है, इसलिए आप केवल थोड़े समय के लिए ही ताजे मक्के के व्यंजन बना पाएंगे, हेजिरान ने समझाया। टांग मिंगरुई अच्छी तरह जानते थे कि मो परिवार के मक्के के बीज सरकार को बेचे जाने के लिए थे और उनके पास इससे भारी मुनाफा कमाने के लिए केवल 1 साल का समय था। हालांकि मक्के के केक स्वादिष्ट थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि ताजे मक्के से बने व्यंजन कहीं अधिक लाभदायक होंगे। उन्होंने हेजिरान की ओर देखा। भाभी, क्या आपके पास मक्के की ताजगी बनाए रखने का कोई उपाय है? टांग मिंगरुई की धारणा में उनकी भाभी न केवल बहुत बुद्धिमान थी बल्कि बहुत ज्ञानी भी थी, इसलिए शायद वह मक्के को सुरक्षित रखने का कोई अच्छा तरीका निकाल सकें। जब टांग मिंगरुई ने यह पूछा तो हेजिरान के मन में सबसे पहले जो विचार आया वह ये था कि ताजे मक्के को जमने फ्रीजिंग के जरिए संरक्षित किया जा सकता है। इस मौसम में भोजन को जमाने का एकमात्र तरीका बर्फ बनाना था। यह कोई रहस्य नहीं था कि पिछले युग में लोग बर्फ बनाने के लिए नाइट्रेट्स शोरा का उपयोग करते थे, जिसे कई बच्चे विज्ञान के प्रयोगों में करते हैं। ताजे मक्के को फ्रीजिंग द्वारा संरक्षित किया जा सकता है, उन्होंने कहा। टांग मिंगरुई, भाभी, आपने जो कहा वह कुछ न कहने के बराबर ही है। भले ही अभी मौसम गर्मियों जैसा गर्म नहीं है, लेकिन मुझे बर्फ कहाँ से मिलेगी? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पिछली सर्दियों में किसी से बर्फ के टुकड़े जमा करवा लेता। अब शायद बहुत देर हो चुकी है, टांग मिंगरुई ने स्पष्ट रूप से कुछ हताश होते हुए कहा। उनकी जानकारी में गर्मियों में लोग जो बर्फ के टुकड़े इस्तेमाल करते थे वे सभी सर्दियों से बचाकर रखे गए थे। पहाड़ों की कई गुफाओं में तापमान बहुत कम होता था। लोग सर्दियों में जो बर्फ जमा करते थे उन्हें इसी तरह की गुफाओं में रखा जाता था। इन ठंडी अंधेरी गुफाओं को खोजना तो मुश्किल था ही, बर्फ के टुकड़ों को वहां तक ले जाना भी एक बड़ी परियोजना थी और कई अमीर परिवार इसके लिए बड़ी संख्या में मजदूरों को काम पर रखते थे। इसके बावजूद भले ही गुफाएं ठंडी थीं, फिर भी वे सर्दियों की हवा जितनी ठंडी नहीं थीं, इसलिए अंदर जमा बर्फ केवल पिघलने की गति को धीमा कर पाती थी।
जब गर्मियों में उन बर्फ के टुकड़ों का उपयोग किया जाता था तो सबसे अच्छी बर्फ भी प्राकृतिक रूप से पिघलने के कारण अपना आधा आयतन खो चुकी होती थी। परिणामस्वरूप दाशुन में गर्मियों में बर्फ के टुकड़े अत्यंत कीमती थे और बहुत कम लोग ही उन्हें खरीद सकते थे। हेजिरान ने टांग मिंगरुई के निराश चेहरे को देखा। वह हंसी और बोली, भाई टांग को बर्फ के टुकड़ों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक बड़ी जगह ढूंढनी है। कमरा जितना बड़ा होगा उतना अच्छा, इतना बड़ा कि उसमें वह सारा ताज़ा मक्का रखा जा सके जिसे आप खाना चाहते हैं। टांग मिंगरुई उनकी बात से हैरान थे, लेकिन एक बड़ी जगह ढूंढना कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने अपने परिवार के लिए जो आंगन खरीदा था वह बहुत विशाल था और उसमें कई अतिरिक्त कमरे थे। वह बस यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी भाभी क्या करने वाली हैं। यदि वह उनकी बात को शाब्दिक रूप से लें तो इसका मतलब था कि उनकी भाभी बर्फ के टुकड़े प्राप्त कर सकती थीं। भाभी, आपके कहने का क्या मतलब है? जैसा आपने सोचा वैसा ही है, मैं बर्फ के टुकड़े ला सकती हूँ। हेजिरान बहुत गंभीर नहीं थी, लेकिन उनके स्वर ने अनजाने में ही लोगों को एक अटूट विश्वास का एहसास कराया। टांग मिंगरुई उन पर बिना शर्त विश्वास करने के लिए और भी अधिक तैयार थे। वह खड़े हो गए। ठीक है, मैं वापस जाकर अभी एक बड़े कमरे की व्यवस्था करता हूँ। वह जाने ही वाले थे कि हेजिरान ने उन्हें वापस बुलाया। भाई टांग, जल्दी न करें, मेरी बर्फ तैयार होने में 3 दिन लगेंगे। आप जो खाली कमरा तैयार करें उसके चारों ओर मिट्टी से लेप कर दें ताकि वह पूरी तरह से वायुरुद्ध एयरटाइट हो जाए, सिवाय दरवाजे के। केवल इसी तरह अंदर रखी बर्फ आसानी से नहीं पिघलेगी। प्राचीन काल में आधुनिक कोल्ड स्टोरेज के दरवाजों की तरह जिन्हें मजबूती से सील किया जा सकता था, हेजिरान सोच रही थी कि उन्हें कमरे को यथासंभव बंद बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आगे मौसम ठंडा होने के कारण बर्फ के टुकड़ों को थोड़ा मोटा बनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अधिक से अधिक वह बदलने के लिए और बर्फ प्रदान कर सकती थीं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने और चलेगा, जब तक कि उत्तर पश्चिम का तापमान 0 से नीचे न गिर जाए। तब तक बर्फ के बिना भी ताज़ा मक्का संग्रहित किया जा सकेगा। टांग मिंगरुई को समझ नहीं आया कि हेजिरान ने कमरे को मिट्टी से सील करने के लिए क्यों कहा, लेकिन उन्होंने उन पर अटूट विश्वास किया। चिंता न करें भाभी, मैं तुरंत इसकी व्यवस्था करूंगा। टांग मिंगरुई के जाने के बाद मोजियुए ने संदेह के साथ हेजिरान से पूछा, जिरान, तुम्हें बर्फ के टुकड़े कहाँ से मिलेंगे? हेजिरान ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्हें वापस कमरे में खींच लिया और फिर स्पेस दिव्य स्थान में चली गईं। नाइट्रेट्स ऑनलाइन बड़ी मात्रा में और बहुत सस्ते दामों पर आसानी से उपलब्ध थे। चूंकि वह पहली बार इसे आजमा रही थी, इसलिए उन्होंने प्रयोगों के लिए केवल थोड़ी मात्रा ही खरीदी थी। अपनी आंखों से हेजिरान को बर्फ बनाते देखने के बाद मोजियुए को उनके लिए और भी अधिक चिंता होने लगी। भले ही वह प्रसव से उबर चुकी थीं, फिर भी वह नहीं चाहते थे कि वह जरा सा भी परिश्रम करें। वह यहाँ तक कि हर दिन समय पर हेजिरान के लिए पैरों के स्नान का गर्म पानी भी लाते थे। हेजिरान को भी अपने पति की देखभाल की आदत हो गई थी। बच्चे के जन्म से लेकर अब तक मोजियुए के लाड़ प्यार ने उन्हें काफ़ी तंदुरुस्त बना दिया था। वह थोड़ी भारी हो गई थी, लेकिन इससे उनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उन्हें एक अलग ही आकर्षण मिला। श्योरेट नाइट्रेट्स से बर्फ बनाना कम समय में पूरा नहीं किया जा सकता था। इस डर से कि कोई उन्हें ढूंढते हुए न आ जाए, दंपति नाइट्रेट्स लेकर एक साथ स्पेस से बाहर आ गए। अपने कमरे में उन्होंने अलग अलग आकार के कई लकड़ी के बेसिन टब ढूंढे। मोजियुए ने संचालन के लिए हेजिरान की विधि का पालन किया। वास्तव में शोरे से बर्फ बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं था। हेजिरान के निर्देशों का पालन करने के बाद मोजियुए ने उत्साहपूर्वक पाया कि कुछ ही देर बाद छोटे बेसिन के पानी पर बर्फ की एक पतली परत जमने लगी थी। जिरान, आकर देखो, हमने कर दिखाया, उन्होंने उत्तेजित होकर कहा। हेजिरान जानती थी कि जब तक विधि सही है, सफलता निश्चित है। लेकिन वह फिर भी बहुत उत्साहित थी, क्योंकि अपने 2 जन्मों में यह पहली बार था जब उन्होंने बर्फ बनाने के लिए इस विधि का उपयोग किया था। मेरे पति, आज रात तक इस बेसिन का सारा पानी बर्फ के टुकड़ों में बदल जाएगा। जिरान, शायद तुम नहीं जानती, इस मौसम में इतने बड़े बर्फ के टुकड़े को देखकर कई लोग ईर्ष्या करेंगे। राजकुमार नानकी के सहपाठी के रूप में महल में पले बड़े होने के कारण उन्होंने अपनी आंखों से सम्राट शुनवु की 2 रखैलियों को एक छोटे से बर्फ के टुकड़े के लिए लड़ते हुए देखा था। हालांकि महल में बर्फ के टुकड़ों को जमा करने के लिए विशेष कर्मचारी जिम्मेदार थे, फिर भी इसमें भारी जनशक्ति और संसाधनों की आवश्यकता होती थी। जो बर्फ के टुकड़े गर्मियों तक बिना पिघले रह सकते थे, वे अत्यंत दुर्लभ थे, इसलिए गर्मियों में महल में भी बर्फ बहुत कम मिलती थी और उनका उपयोग केवल सम्राट शुनवु, राजमाता एम्प्रेस डाओजर महारानी और उच्च पद की कुछ रखैलियों द्वारा ही किया जाता था। इतनी कीमती चीज़, जिसे उनकी जिरान ने इतनी सरल विधि से इतनी आसानी से बना दिया, उसने वास्तव में उनकी आंखें खोल दीं। शुरुआत में उन्हें लगा कि हेजिरान बस मनमौजी ढंग से इसे आजमा रही हैं और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से सफल हो जाएंगी। जैसा कि पहले कहा गया था, हेजिरान के पास व्यवसाय के लिए बहुत अधिक प्रतिभा नहीं थी।
वह प्राचीन काल में चांदी केवल अपने आधुनिक ज्ञान की बदौलत ही कमा सकी थीं। यदि उन्होंने आज टांग मिंगरुई के ताजे मक्के को रखने के लिए बर्फ बनाने के बारे में नहीं सोचा होता तो उन्हें शोरे से बर्फ बनाने की विधि भी याद नहीं आती। ऐसा लगता है कि मो परिवार को आय का एक और स्रोत मिल गया है। यदि जिरान ने बर्फ बनाने की यह विधि पहले सोची होती और गर्मियों के मौसम का लाभ उठाया होता तो उसने निश्चित रूप से बहुत सारी चांदी कमाई होती। लेकिन अब भी बहुत देर नहीं हुई है। जब तक हम अपनी बर्फ बनाने की विधि को गुप्त रखेंगे, ये हमेशा आय का एक स्रोत बनी रहेगी। अब जब व्यवसाय करने और पैसा कमाने की बात आती थी तो मो जियुए भी इसके बारे में धारा प्रवाह बात कर सकते थे। ये कहा जा सकता है कि उनके रहने के वातावरण में आए बदलावों ने बिना उनके एहसास के धीरे धीरे उनकी व्यावसायिक समझ को विकसित कर दिया था। विशेष रूप से हे जिरान के लिए बर्फ से पैसा कमाने के कई विचार पहले ही उनके मन में अंकुरित हो चुके थे। मो परिवार इस समय अभी भी स्थिर नहीं था और भविष्य में कई अप्रत्याशित संकटों का सामना करना पड़ सकता था। अभी भी कुछ व्यावसायिक योजनाएं थीं जो शुरू नहीं हुई थीं और मौसम ठंडा होता जा रहा था। इस समय बर्फ से पैसा कमाना लंबे समय तक नहीं चलने वाला था। इसलिए हे जिरान ने फैसला किया कि बनाई गई बर्फ का उपयोग पहले टांग मिंगरुई को ताज़ा मक्का स्टोर करने में मदद करने के लिए किया जाए और बाकी चीज़ों के बारे में बाद में बात की जाए। मेरे पति, हालांकि बर्फ बनाने की विधि सरल है लेकिन आखिरकार हमने केवल थोड़ी मात्रा में ही बनाई है। भाई टांग को वहां एक बर्फ भंडारण कक्ष बनाने की आवश्यकता है और आवश्यक बर्फ की मात्रा कम नहीं होगी। मैं यह अच्छी तरह जानता हूं। जब तक पर्याप्त शोरा सॉल्टपीटर है, बर्फ बनाने का काम मुझ पर छोड़ दो। अब घर में इतने सारे सैनिक पले हुए थे और वे सभी भरोसेमंद लोग थे। मो जियुए ने सोचा कि बड़ी मात्रा में बर्फ बनाते समय वह कुछ सैनिकों को मदद के लिए बुला लेंगे। विशेष रूप से उन्होंने पहले ही यह समझ लिया था कि बर्फ बनाने के मुख्य चरणों को कैसे छिपाना है ताकि कोई भी इसे सीखकर बर्फ न बना सके। ठीक है, कल मक्के की कटाई की व्यवस्था करने के बाद लोगों को भाई टांग की जगह पर ले जाना। वहां अधिक बर्फ की आवश्यकता है। इसे जीलिंग गांव में बनाना और फिर वहां पहुंचाना बहुत सुविधाजनक नहीं है, हे जिरान ने याद दिलाया। ठीक है, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। जहां तक शोरे के स्रोत की बात थी, वह शहर की दवा की दुकानों में बिक्री के लिए उपलब्ध था। हालांकि कीमत महंगी थी लेकिन ये कोई दुर्लभ चीज नहीं थी। इसलिए हे जिरान द्वारा स्पेस से बड़ी मात्रा में इसकी खरीद किसी को भी संदेह में नहीं डालेगी। इसके अलावा मो जियुए बर्फ बनाने की विधि को गुप्त रखना चाहते थे। वह ये भी जानते थे कि टांग मिंगरुई एक समझदार व्यक्ति हैं जो दूसरों के रहस्यों में ताक झांक नहीं करेंगे। संक्षेप में, मो जियुए को यह काम सौंपा गया था और हे जिरान निश्चिंत थीं। भविष्य में हे जिरान को बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। मो जियुए ने सामान्य कटाई के लिए 2 एकड़ मक्के को आरक्षित करने की व्यवस्था की, जिसका उपयोग प्रति एकड़ उपज की गणना करने के लिए किया गया। खेत के बाकी मक्के को वर्गीकृत किया गया। छोटे कच्चे मक्के को एक स्थान पर इकट्ठा किया गया और टांग मिंगरुई के लिए ताजे मक्के की आपूर्ति के रूप में उपयोग किया गया। बड़े पके हुए मक्के को हवा में सुखाने के बाद निकाला, थ्रेशिंग जा सकता था और सरकार को दिए जाने वाले बीज के रूप में उपयोग किया जा सकता था। हे जिरान ने एक साधारण हाथ से चलने वाली थ्रेशिंग मशीन, अनाज निकालने वाली मशीन का चित्र भी बनाया और हुकोन से इसे जल्द बनाने में मदद करने के लिए कहा। टांग मिंगरुई की जगह पर मो जियुए द्वारा बर्फ के टुकड़े बनाने के लिए लोगों की व्यवस्था की गई थी। जमे हुए भंडारण कक्ष फ्रोजन स्टोरेज रूम को पूरा करने में 2 दिन लगे। हालांकि यह बाहर से साधारण दिखता था लेकिन अंदर यह किसी जादुई गुफा जैसा था। लोग अंदर जाने के कुछ ही पल बाद खुद को बाहों में समेटकर बाहर भाग आते थे, इसलिए ये जानने के लिए कि अंदर रखने पर मक्का जल्द ही जम जाएगा, तापमान मापने के लिए किसी थर्मामीटर के उपयोग की आवश्यकता नहीं थी। चून की जमा हुआ भंडारण कक्ष बन गया था। टांग मिंगरुई इतने उत्साहित थे कि वह लगभग चिल्ला पड़े। उनके पास वास्तव में इस मौसम में अपना खुद का भंडारण बर्फ कक्ष था। बेशक बर्फ कक्ष में बर्फ के टुकड़े बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री और श्रमिक सभी मो जियुए द्वारा प्रदान किए गए थे। भले ही वह नहीं कहते, टांग मिंगरुई उन्हें मुफ्त में योगदान नहीं देने देते। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद उन्होंने ताजे मक्के से होने वाली आय को मो परिवार के लिए 60% और टांग मिंगरुई के लिए 40% में विभाजित करने का निर्णय लिया। मो जियुए की इस पर कोई राय नहीं थी। हालांकि इस मौसम में बर्फ दुर्लभ थी, लेकिन वह और हे जिरान लागत की चिंता किए बिना जितना चाहें उतना प्राप्त कर सकते थे। हे जिरान ने ताओबाओ पर शोरा खरीदने के लिए केवल कुछ 100 युआन खर्च किए थे और एक बर्फ कक्ष बन गया था। भले ही बाद में और बर्फ जोड़ने की आवश्यकता हो, बहुत कम शोरे का उपयोग किया जाएगा। यह कोई बड़ी लागत नहीं थी। इससे उन्हें 10% अतिरिक्त लाभ हुआ, जो बहुत ही उचित था। चूंकि यह एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण था, टांग मिंगरुई को दिए गए ताजे मक्के के लिए उन्हें तुरंत भुगतान करने की भी आवश्यकता नहीं थी, बस उन्हें मुनाफा कमाने और मो परिवार को उनका हिस्सा देने का इंतजार करना था।
हालांकि कोई भुगतान नहीं हुआ था, मोजियुए इस मामले में सिद्धांतों के पक्के थे। उन्होंने टांग मिंगरुई के बर्फ कक्ष के आकार का अनुमान लगाया, जिसमें कम से कम 50,000 कटी ताज़ा मक्का आ सकता था। टांग मिंगरुई ने मो परिवार से ताज़ा मक्का ले जाने के लिए 2 दिनों का उपयोग किया और जैसा कि अपेक्षित था कुल 50,000 कटी मक्का ले जाया गया। शेष मक्के को सुखाने के बाद निकाला जा सकता था। ठीक समय पर हुकोंग ने भी 2 हाथ से चलने वाली थ्रेशिंग मशीनें बनाने में मदद की। मोजियुए लोगों को लेकर आरक्षित किए गए मक्के को निकालने और तौलने के लिए गए और एक बार फिर प्रति एकड़ उपज ने वहां मौजूद सभी को दंग कर दिया। दाने निकालने के बाद मक्के की प्रति एकड़ उपज 1,200 कटी तक पहुंच गई, जो हे जिरान के अनुमान के लगभग बराबर थी। मेंग हुआइनिंग भी वहां मौजूद थे। उन्होंने उत्तेजित होकर मोजियुए का हाथ खींचा और वे थोड़े बेसुध से लग रहे थे। वे भाई, दुनिया नहीं, यून सिटी के लोग भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली। मोजियुए ने उनके कंधे पर थपकी दी। खैर, यून सिटी के लोगों को अगली सर्दियों में भूखे रहने की चिंता नहीं करनी होगी। उत्तर पश्चिम में बहुत सारी कृषि योग्य भूमि थी, लेकिन मिट्टी की स्थिति के कारण चाहे कुछ भी लगाया जाए, पैदावार कभी बढ़ नहीं पाती थी। स्पेस का मक्का अलग था। ये मिट्टी या जलवायु से प्रभावित नहीं होता था। जब तक बाढ़ या सूखे का साल न हो, बम्पर पैदावार की गारंटी थी। जब मो परिवार ने शुरुआती वसंत में फसलें लगाई थीं, तो मुख्य रूप से मक्का ही लगाया गया था। पहले उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि सरकार अगले साल उपयोग किए जाने वाले बीजों के लिए मक्का खरीदेगी। हेजिरान और मोजियुए ने केवल ये सोचा था कि मक्के की पैदावार अधिक है और इसका उपयोग मुख्य भोजन के लिए कच्ची सामग्री के रूप में किया जा सकता है। चूंकि वे उत्तर पश्चिम में रहते थे, वे अपने परिवार के अच्छा जीवन जीने के बाद आसपास के लोगों को भूखा मरते नहीं देख सकते थे। इसलिए उन्होंने उन गरीब लोगों की मदद के लिए अधिक मक्का लगाना चुना। अब जब प्रशासनिक अधिकारी मेंग हुआइनिंग इस मामले की व्यवस्था करने के लिए यहाँ थे, तो यह उनके नेतृत्व करने की तुलना में अधिक उपयुक्त था। कुल 60 एकड़ में मक्का लगाया गया था। टांग मिंगरुई द्वारा ले जाए गए ताजे मक्के का वजन अकेले उन निकले हुए मक्के के दानों से कई गुना अधिक था। इसलिए मो परिवार में अभी भी बहुत सारा मक्का बचा हुआ था। अपने स्वयं के उपभोग के लिए कुछ मक्का छोड़ने के अलावा मो परिवार ने बाकी सब अगले साल के लिए बीज के रूप में सरकार को बेच दिया। तौलने के बाद मेंग हुआइनिंग ने मो परिवार से कुल 50,000 कटी मक्के के दाने खरीदे, जो यून सिटी के लोगों के लिए अगले साल बोने के लिए पर्याप्त थे। चूंकि मोजियुए और हेजिरान ने शुरुआत में आसपास के लोगों की मदद करने के लिए मक्का लगाया था, इसलिए उन्होंने निश्चित रूप से मेंग हुआइनिंग से बहुत अधिक चांदी नहीं ली। परिणामस्वरूप मेंग हुआइनिंग ने टांग मिंगरुई द्वारा प्रायोजित स्पॉन्सर सभी बैंक नोट मोजियुए को सौंपने की जिद की। वे भाई, मैं जानता हूं मक्का मूल्यवान है। मेरे पास बस इतना ही है जो बॉस टांग द्वारा प्रायोजित है। यदि यह पर्याप्त नहीं है, तो जब अगले साल सरकार के पास अधिक कर राजस्व होगा, तो मैं आपको धीरे धीरे वापस कर दूंगा। मेंग हुआइनिंग ने बड़ी जल्दबाजी में बात की, जैसे कि उन्हें डर हो कि यह सौदा हाथ से निकल जाएगा। मोजियुए का उनसे इतनी चांदी लेने का इरादा नहीं था। जैसे ही वह मेंग हुआइनिंग के सामने सावधानी से गणना करने वाले थे, मेंग हुआइनिंग पलक झपकते ही वहां से खिसक गए और अपने आदमियों को मक्के के बीजों को जितनी जल्दी हो सके अन्न भंडार में पहुंचाने का निर्देश दिया। उनका उत्सुक रूप देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा फायदा मिल गया हो और उन्हें डर हो कि दूसरा पक्ष इसे वापस न मांग ले। फोंग चुवानजो, जी तियानहाई और हुकोंग ने यद्यपि मो परिवार का अनुसरण करते हुए मक्के की खेती की थी, लेकिन शकरकंद की तरह ही उन्होंने इसे केवल अपने परिवारों के खाने के लिए रखा था और मो परिवार के व्यवसाय को प्रभावित करने के लिए इसे बाहर नहीं निकाला। ग्रामीण मो परिवार से ईर्ष्या करते थे और खुद को कोसते थे कि उनमें शुरुआत में दूरदर्शिता नहीं थी और उन्होंने विश्वास नहीं किया था कि मो परिवार इतना अच्छा अनाज उगा सकता है। वे सभी ईमानदार और दयालु लोग थे। शुरू में मोजियुए ने उनसे भी खेती करने की कोशिश करने को कहा था, बस किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई थी। सौभाग्य से मो परिवार के लोग उदार थे और जिला मजिस्ट्रेट एक अच्छे अधिकारी थे जो जनता को अपनी संतान की तरह प्यार करते थे, और उन्होंने अगले साल ग्रामीणों के बोने के लिए मक्के की फसल खरीदी थी। हालांकि यह 1 साल बाद की बात थी, लेकिन आखिरकार यह उनके डरपोक होने और नई चीज़ों को आजमाने की हिम्मत न करने के कारण हुआ था। इसलिए हर कोई केवल अपनी साहस की कमी पर अफसोस कर सकता था और मो परिवार के प्रति कोई द्वेष पैदा नहीं हुआ। मोजियुए अपने पारिवारिक मामलों को निपटाने में व्यस्त थे। न केवल खेतों में मक्का पक चुका था, बल्कि अन्य फसलें भी एक एक करके तैयार हो रही थीं। आधे महीने की व्यस्तता के बाद खेतों का काम लगभग पूरा हो गया था और उन्होंने हेजिरान द्वारा बताई गई विधि के अनुसार ग्रीनहाउस पौधघर बनाना भी शुरू कर दिया था। वास्तव में ग्रीनहाउस थोड़ा बाद में बनाना भी ठीक था, लेकिन बात यह थी कि हेजिरान और मोजियुए को पिछले कुछ दिनों से राजधानी से कोई समाचार नहीं मिला था और वे थोड़े चिंतित महसूस कर रहे थे। उन्होंने घर के मामलों को जल्दी निपटाने और राजधानी जाकर स्थिति देखने की योजना बनाई थी। मोजियुए खेतों में व्यस्त थे, जबकि हेजिरान घर पर बच्चों की देखभाल कर रही थीं।
बच्चों की देखभाल की बात करें तो केवल रात में ही वह जन्म देने वाली मां के रूप में दोनों बच्चों को शांति से अपने पास रख पाती थीं। दिन के समय मैडम हे और बूढ़ी श्रीमती मोप दादी मोप पहले नंबर पर थीं, एक दादी और एक नानी जो हर पल उन दोनों नन्हे रत्नों को देखना चाहती थीं। जू और मिंगजू दोनों फॉर्मूला दूध पीते थे और उन्हें खिलाते समय हे जिरान को उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। दोनों बुजुर्ग महिलाएं सब कुछ संभाल लेती थीं। साथ ही 8 भाभियां और एक नन्ही बुआ थीं जो बिना थके हर दिन हे जिरान के कमरे में दौड़ती रहती थीं। ये कहा जा सकता था कि उन दोनों छोटों की हर हरकत पर पूरे परिवार का दिल धड़कता था और यहाँ तक कि स्थिति इतनी गंभीर थी कि जैसे ही मिंगजू की नन्ही नाक सिकुड़ती हर कोई बेहद घबरा जाता था। मैडम हे और हे जिमिंग ने चर्चा की थी कि मूल योजना ये थी कि दोनों छोटों के 1 महीने के होने के बाद माँ और बेटा वापस राजधानी के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन वे समय टालते रहे क्योंकि उनका जाने का मन नहीं हो रहा था। इस समय माँ बेटा हे जिरान के घर के आंगन में बैठकर इसी मामले पर चर्चा कर रहे थे। माँ, मेरा अनुमान है कि अगर हम जल्द ही वापस नहीं गए तो पिताजी निश्चित रूप से चिंतित हो जाएंगे। हे जिमिंग की बातों में परखने का लहजा था, लेकिन मैडम हे ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब रुवान ने सुरक्षित रूप से बच्चों को जन्म दिया तो क्या तुमने उन्हें पत्र नहीं लिखा था? इसमें चिंतित होने वाली क्या बात है? इसके अलावा यहाँ रहकर हम न केवल रुवान को देख सकते हैं बल्कि उन दोनों नन्हे प्यारे बच्चों जू और मिंगजू को भी पा सकते हैं। राजधानी वापस जाकर हम माँ और बच्चों तीनों को नहीं देख पाएंगे। मुझे निश्चित रूप से इसकी बहुत याद सताएगी। मैडम हे का चेहरा चिंताओं से भरा था। मैडम हे ने जो बातें कहीं उन्हें हे जिमिंग भला कैसे नहीं जानते। जब उनकी छोटी बहन मो परिवार में शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, हालांकि उन्होंने अपने माता पिता को उसे दवा खिलाने में मदद नहीं की थी, लेकिन उन्होंने इसे तुरंत रोका भी नहीं था। सौभाग्य से उनकी छोटी बहन के दिन अब बुरे नहीं थे और उनके ससुराल वाले भी सच्चे लोग थे, लेकिन आखिरकार उनकी बहन की शादी बहुत दूर हुई थी। एक बार जब वह अपनी माँ के साथ चले गए तो एक दूसरे को फिर से देख पाना इतना आसान नहीं होगा। ये सोचकर मैडम हे रोने से खुद को रोक नहीं पाईं। जिमिंग, मैं जानती हूँ तुम क्या कह रहे हो, मैंने भी इस पर विचार किया है। मेरा राजधानी लौटने का कोई इरादा नहीं है। आपका राजधानी लौटने का इरादा नहीं है तो आप क्या करने की सोच रही हैं? मैडम हे की बात सुनकर बेटा थोड़ा उलझन में था। हालांकि उनके बेटे के पास गुप्त रूप से एक कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ की पहचान थी, लेकिन ऊपरी तौर पर वह आखिर एक शाही अधिकारी था। उसके जैसे ओहदे वाले व्यक्ति के लिए राजधानी को इतने समय के लिए छोड़ना पहले से ही आसान नहीं था। उसे वापस न जाने का विचार कैसे आया? माँ, उत्तर पश्चिम आने के बाद ही मो परिवार के बड़े भाइयों को इतने सरल लेकिन संतोषजनक दिन जीते हुए देखकर मुझे एहसास हुआ कि दरबारी राजनीति की साजिशें और धोखेबाजी मुझे शोभा नहीं देते। इन दिनों मैं एक सवाल पर विचार कर रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए। अब मैं जानता हूँ, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, मुझे इस तरह का आत्मनिर्भर और बेरोक-टोक जीवन पसंद है। जब माँ बेटा बात कर रहे थे तभी लैनेर अंगूरों की एक टोकरी लिए आंगन में आए। लैनेर को देखते ही एक पल के लिए हे जिमिंग का चेहरा लाल हो गया। हे जिमिंग की ओर लैनेर की नज़र भी कतराती हुई थी। बस बचपन से महल में सीखी गई शिष्टता ने उसे गरिमा बनाए रखने का अभ्यस्त बना दिया था। उसने मैडम हे और हे जिमिंग की ओर सिर झुकाया। मैडम हे, बड़े युवा मास्टर हे, ये 9वें युवा मास्टर और 9वीं युवा महिला द्वारा पहाड़ों में उगाए गए अंगूर हैं। हालांकि यह पहला साल था इसलिए पैदावार बहुत अधिक नहीं है, लेकिन परिवार के खाने के लिए पर्याप्त है। आज जब मैंने देखा कि अंगूर पक गए हैं तो मैंने यूएर को बुलाया ताकि हम साथ जाकर पहाड़ से कुछ अंगूर तोड़ सकें और सबको चखने को दे सकें। हालांकि मैडम हे बूढ़ी श्रीमती मो जितनी पारखी नहीं थी, फिर भी वह लोगों को पढ़ सकती थीं। विशेष रूप से आज बोलते समय लैनेर बहुत स्पष्ट रूप से कुछ झिझक रही थी। मो परिवार के लोगों ने पहले ही उत्तर पश्चिम में अपनी जगह बना ली थी और स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाते हुए खुद को आम नागरिकों की तरह मानते थे। हालांकि लैनेर और यूएर चौथी राजकुमारी की परिचारिकाएं थीं, लेकिन मो परिवार ने कभी भी उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार नहीं किया। आमतौर पर लैनेर और यूएर शालीन और विनम्र व्यवहार करती थीं, लेकिन कभी भी दब्बू नहीं थीं। हालांकि आज बात पूरी तरह अलग थी। बोलते समय लैनेर स्पष्ट रूप से बहुत घबराई हुई थी, जैसे उसके सामने कोई डरावना व्यक्ति हो। मैडम हे को लगा कि वह लोगों के प्रति बहुत दयालु हैं और उन्होंने पहले कभी इन दोनों दासियों से कुछ भी बुरा नहीं कहा था, इसलिए लैनेर का आज इस तरह का व्यवहार निश्चित रूप से असामान्य था। साथ ही ये दासी बात करते समय बार बार अपना सिर झुकाकर अपने पैरों की उंगलियों को देख रही थी। गौर से देखने पर उसका चेहरा भी कुछ लाल था। फिर उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा, जो अभी कुछ क्षण पहले ही उन्हें अपने मन की बात बता रहा था। लैनेर के प्रकट होते ही वह तुरंत असहज हो गया था। मैडम हे ने लैनेर की बात का तुरंत जवाब नहीं दिया। उनकी नज़रें हे जिमिंग और लैनेर के बीच घूमती रहीं। एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते वह शायद कुछ समझ गई थीं। हालांकि वह ये भी जानती थीं कि ऐसी बात के लिए वह केवल अपने बेटे से ही पूछ सकती हैं। ठीक है, लैनेर ने कड़ी मेहनत की है, इतने बड़े अंगूर हैं, बाद में मैं इन्हें और खाऊंगी।
मैडम हे के हाव भाव तेजी से बदले। सब कुछ समझ जाने पर वह तुरंत वैसी ही हो गई जैसी वह मूल रूप से थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैडम हे का जवाब सुनकर लैन एयर के दिल का तनाव अंततः थोड़ा कम हुआ। उसने स्वीकृति दी और तुरंत अंगूर धोने के लिए रसोई में चली गई।